हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। 1232-1231 चक्र को रोकने के लिए कालचीत को मारना है। मकारा बीस्ट ने गोंडा को सबके सामने खिलौना बना दिया था। इससे गोंडा बहुत ज्यादा नाराज था, पर इससे मकारा बीस्ट को कौन सा फर्क पड़ने वाला था। वह उन बुल ड्रैगन के बीच पहुंचकर मुकाबला करने लगा था। धमाकों से उस जगह का वातावरण पूरी तरह से बदल गया था, जिनके बीच प्रियांशी और एक बुल ड्रैगन आमने सामने थे। बुल ड्रैगन अपनी बीम छोड़ता हुआ प्रियांशी के पास आ रहा था। इस बार प्रियांशी ने खुद को बिल्कुल भी नहीं रोका, बल्कि उसने अपना नकारात्मक चक्र भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। असुर देवता की ब्लेसिंग, खुद की ब्लड लाइन और अब नकारात्मक चक्र की वजह से प्रियांशी की ताकत हद से ज्यादा बढ़ गई। कीड़े, प्रियांशी ने उस बीम पर अपनी तलवार से हमला किया। इस बार बीम बर्फ में जमकर हवा में ही टूट गई। बुल ड्रैगन ये देख अपनी पूंछ से प्रियांशी पर हमला करने लगा। प्रियांशी उछलकर उसकी पीठ पर आ गई, अपनी तलवार को उसके शरीर में घुसा दी। तलवार से निकली ठंडी शक्तियों ने उसे जमाना शुरू कर दिया। बुल ड्रैगन हवा में तेजी से लहराने लगा, जिससे प्रियांशी का संतुलन बिगड़ गया। जिस मौके का फायदा उठाकर पास में लड़ रहा दूसरा बुल ड्रैगन उसे खाने के लिए आया, लेकिन वह ऐसा कुछ कर पाता। उसकी आंखें अंदर से फूट गई। ना दिखने की वजह से ड्रैगन की दिशा बदल गई। इस दौरान उस फूटी आंख से बाहर निकला प्रियांशी का पौधा, जो छलांग के साथ प्रियांशी के पास आ गया। वहीं उसको अंधा देख अजगर राजा ने अपनी पूंछ से उसका मुंह दबोच दिया। एक तेज झटके के साथ उसे तबाह कर दिया। इम्पैक्ट से सब दूर दूर हो गए। प्रियांशी ने पौधे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे लगा था तुम नहीं रहे। प्रियांशी मान गई थी पौधा मर चुका है। बुल ड्रैगन उसे निगल जो गया था, मगर ऐसा नहीं था। पौधा अब भी जिंदा था और उसकी मदद से अजगर राजा ने एक बुल ड्रैगन को मार भी डाला। प्रियांशी का स्पर्श पाकर पौधा झूमने लगा। उसका फूल खिल गया। प्रियांशी को हल्की हंसी आ गई। फिर उसने बाकी बुल ड्रैगन को देखा। अब बस 5 बुल ड्रैगन बचे थे, जिनमें से एक को डेमन पेड़ ने अपनी लताओं में जकड़कर नीचे फेंक दिया। ये देख मकारा बीस्ट ने उस पर अपनी बिजली धार छोड़ी, जिसके साथ वह बुल भी खत्म हो गया। करण के ड्रैगन और असुर वृक्ष ने भी हाथ मिला लिया था। दोनों ने मिलकर अब तक 2 बुल ड्रैगन मार डाले थे। बाकी 2 बुल ड्रैगन को तो पिस्टल बिस्ट अपने धमाकों से खत्म कर रहा था। उसका अलग ही सीन चल रहा था। हवा में उछलकर वह कभी ड्रैगन के ऊपर आ जाता, तो कभी अजगर राजा के ऊपर, और सही मौका देखकर चुटकी बजा देता, जिससे बुल ड्रैगन तो मरते ही, मगर उनके लोग भी जख्मी हो जाते। ऐसा करके वह एक नज़र मकारा बीस्ट को देखता। दरअसल मकारा बीस्ट से वह थोड़ा चिढ़ा हुआ था। उसने आते ही इतना जबरदस्त कमबैक किया कि लोग उसके गुब्बारों को भूल गए। लेकिन पिस्टल बिस्ट कोई भूलने वाली चीज नहीं था। बस यही साबित करने के लिए वह बुल ड्रैगन को मारता चला जा रहा था। बहरहाल सारे बुल में अब तक मर चुके थे। सब ने एक राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि बुल ड्रैगन का खेल अब खत्म हो गया, मगर तभी उन सब की नज़र चक्र पर पड़ी, जिसमें से और भी बुल ड्रैगन निकलने लगे थे, और इस बार उनकी संख्या पहले से भी ज्यादा थी। हमें इस चक्र को तबाह करना होगा, वरना ये लोग रुकने वाले नहीं है, प्रियांशी ने इतना कहा ही था। उसी दौरान उसके पास से बिजली की तरह मकारा बीस्ट निकला। उसने आगे जाते ही अपना मुंह खोला। ऐसा लगा मानो एटॉमिक ऊर्जा भरी हो उसमें। जब उसने उसे छोड़ा, उनमें से 2 बुल ड्रैगन जगह पर तबाह हो गए। दरअसल मकारा बीस्ट इन बुल ड्रैगन को बस इसीलिए मार पा रहे थे, चूंकि यह बस ऊर्जा से बने बुल ड्रैगन थे। इनकी ताकत कहने के लिए बेशक महारथी जितनी हो, मगर हकीकत में यह असली योद्धा के सामने थोड़े कमजोर थे, खासकर मकारा बीस्ट जैसे के आगे, जो बस शिकार करना जानता है। लेकिन उसको आगे आकर हीरो बनता देख पिस्टल बिस्ट नाराज हो गया। मैं थारे से कम नहीं हूँ। पिस्टल बिस्ट लगातार चुटकियां बजाने लगा और अपने गुब्बारों से उन बुल ड्रैगन पर लगातार हमले करता रहा। प्रियांशी और बाकी सब भी उड़ते हुए ऊपर जाने लगे। नज़ारा कुछ ऐसा था, चक्र से लगातार काले रंग के भयावह बुल ड्रैगन आ रहे थे और नीचे प्रियांशी और बाकी बीस्ट ऊपर दहाड़ते हुए जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो 2 अलग दुनिया का युद्ध चल रहा हो। मकारा बीस्ट ने एक बुल ड्रैगन को अपने पंजों से पकड़ा। बुल ड्रैगन ने उसे लपटने की कोशिश की। मकारा बीस्ट की आंखों में बिजली चमकने लगी। मैं मकारा बीस्ट हूँ, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। मकारा बीस्ट ने बुल ड्रैगन का मुंह खोला और अपने मुंह से निकली बिजली को उसके मुंह में डाल दी, जो उसके पेट में इतनी जमा हो गई कि तेज धमाके के साथ बुल ड्रैगन तबाह हो गया। वहीं प्रियांशी बचते बचाते उस चक्र के पास आए। चिल्लाते हुए उसने अपनी तलवार उसमें घुसा दी, पर उसे एक जोर का झटका लगा और वह दूर छिटक गई। उसे ड्रैगन की आवाज़ सुनाई दी, इसे ऐसे नहीं खत्म किया जा सकता। इसको जो इस्तेमाल कर रहा है, या तो वो खुद इसे बंद कर दें या फिर मर जाए, तब जाकर यह बंद होगा। प्रियांशी ने पलट कर देखा। करण का 7 मुंह वाला ड्रैगन एक बुल ड्रैगन को लपेटकर प्रियांशी को बता रहा था,
जिसके बाद उसने अपने 7 मुंह उस बुल ड्रैगन के अंदर घुसा दिए। बिजली शक्तियों से लैस ड्रैगन ने बुल ड्रैगन को तबाह कर दिया। प्रियांशी को तो उसकी बात समझ आ गई थी, मगर यह बात मकारा बीस्ट को कौन समझाए। वह इस तरह से लहराते हुए आगे बढ़ा, मानो पानी में तैर रहा हो। उसके मुंह में बिजली ऊर्जा भरी हुई थी, जिसे उसने जोरदार तरीके से छोड़ी, जो सीधा उस चक्र से टकराए। उसने अपनी पूरी दम लगा दी, जिसे देख पिस्टल बिस्ट ने एक बुल ड्रैगन को पकड़ा और उछलकर मकारा बीस्ट के ऊपर आ गया। उसने लगातार अपनी चुटकी बजाई, ढेर सारे गुब्बारे उस चक्र से जाकर धमाके करने लगे। इससे उस चक्र में हल्की दरार पड़ने लगी। प्रियांशी की आंखों में चमक आ गई। बाकी सबने भी ये देख लिया था, इस वजह से सबने एक साथ अपनी शक्तियों से उस चक्र पर हमला किया। सब लोग उस चक्र को तोड़ना चाहते थे। ऐसा होता तो पिंजरे खुल जाते, बाकी लीडर्स आगे का देख लेते। सबका जोश तब और ज्यादा बढ़ गया जब वह दरार और बड़ी होने लगी, पर तभी उनका मनोबल एकदम से कम हो गया। चुनकी दरार अचानक भर गई। ये देख सबके दिमाग खराब हो गए। मतलब इसको सिर्फ उस कालचीत ही रोक सकता है। प्रियांशी ने नज़र घुमाकर उस जगह को देखा जहां पर अब भी वह सफ़ेद लकीरें बनी हुई थी। सब कुछ तुम्हारे ऊपर है करण, प्रियांशी बड़बड़ाए। वहीं करण एक खाली इलाके में खड़ा था। आसमान में कुछ पुल तैर रहे थे। तभी उसे अपने पीछे आवाज आई, जानते हो मैं तुम्हें इस जगह क्यों लाया है? करण ने मुड़कर कालचीत को देखा। इस समय वह अपनी उंगलियों को खिला रहा था। उसकी उंगलियों में सफ़ेद धागा उलझा हुआ था, ऐसा लग रहा था मकड़ी का धागा हो। करण ने कहा, ताकि तुम्हें कोई मार खाते हुए न देखे। इस पर कालचीत मुस्कुरा दिया, अच्छा बोलते हो। ऐसा कह उसने अपनी एक उंगली आगे की। एक धागा आसमान में उड़ रहे पुल के पास गया, जिसे उसने 2 हिस्सों में बांट दिया और वापस कालचीत की उंगलियों में आ गया। वह करण को डराने के लिए ऐसा कह रहा था। उसने कहा, मैं नहीं चाहता था हमारे बीच कोई तीसरा आए। मैं तुम्हें तुम्हारे गुरुदेव की करनी की सजा देना चाहता हूँ। जो उसने मेरे साथ किया, इसका बदला मैं तुमसे लूंगा। तुम बस बदला लोगे। करण ने हाथ हिलाया, फिर शांत स्वर में बोला, और मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा, और एक दिन तुम्हारे दानव वंश को भी। इससे पहले खुद को बचा, कालचीत ने उंगली आगे की। एक धागा करण को के पास आया। वह उसके 2 टुकड़े लाए देता, मगर करण ने अपनी अग्निहाथ से उसे हवा में ही रोक दिया। धागा उसकी तलवार को काट नहीं पाया, मगर उसे धकेल कर दूर ले जाने लगा। करण ने अपना पैर मोड़ा और धागे से हटकर उसे आगे जाने दिया, लेकिन धागे टारगेट मिसाइल की तरह लौटकर आ गया। साथ ही वह करण को घेरने भी लगा था। करण ने उसे बीच में से काटने के लिए तलवार से हमला किया, लेकिन वह स्टील से भी ज्यादा मजबूत था। करण के हाथ ही सुन पड़ गए। तभी धागे का छोर उसके दिमाग के पास नजर आया। करण ने हड़बड़ाकर अपनी तलवार से उसकी दिशा बदली। उसी दौरान धागे का बाकी हिस्सा करण में पैरों के पास था। अगर वह छू जाता तो करण के शायद पैर ही कट जाते। उसने रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल किया। उससे वह बचा ही था कि कालचीत ने अपनी दूसरी उंगली उठाए। उसमें से भी एक धागा बाहर निकला, ऐसे आगे बढ़ा मानो टूटता तारा हो। करण जानता था वह इसका सीधे सामना नहीं कर सकता, इसीलिए उसने रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को उससे बचाया। मगर उसकी रफ्तार तकनीक उन धागों से ज़्यादा तेज नहीं थी, जिस वजह से वह ज़्यादा देर उससे बच नहीं सकता था। तुम जितना भागोगे, तुम्हें मारने में उतना मजा आएगा, करण, कालचीत ने मुस्कराते हुए कहा। ऐसा कहते ही उसने अपनी बाकी तीनों उंगली भी ऊपर कर दी। 3 धागे और आगे आ गए, जो करण को इस बार घेर कर खत्म कर देना चाहते थे। ये देख करण ने अपनी बीस्ट तकनीक का इस्तेमाल किया, मगर उसके बीस्ट को बीच में काट दिया गया। धमाके के साथ वह शक्तियों में बदल गया। इम्पैक्ट से करण का शरीर कुछ देर के लिए असंतुलित हो गया, जिसका फायदा उठाकर सारे धागे करण के पास पहुंच गए। खुद को संभाल, वह उड़कर पुलों पर आ गया। लंबाई बहुत ज्यादा है मेरी, करण, कालचीत ने हाथ को करण की तरफ किया। धागे पहले से भी ज्यादा गति के साथ करण के पास पहुंचे। करण तो दूसरे पुल पर कूदकर बच गया, मगर वह पुल 5 हिस्सों में कटकर हवा में तैरने लगा। करण के माथे पर शिकन आ गई। उसके कदम रुक नहीं रहे थे। उसने खुद से कहा, मैं लगातार तकनीकों का इस्तेमाल करके अपनी ऊर्जा खत्म कर रहा हूं, और अब जल्दी मैंने इस लड़ाई को खत्म नहीं किया तो मैं खुद लड़ने लायक नहीं बचूंगा। कुछ सोच करण, इन धागों की कमी को पहचान। करण अपने दिमाग पर जोर दे रहा था। वह सच में बड़ी मुश्किल में था। और तभी कालचीत हंसते हुए बोला, भाग पिल्ले भाग, तूने हम सबको को बहुत भगाया है। आज तेरी बारी है, आज तेरे भागने का दिन है। करण ने एक नज़र उसे देखा, और तभी उसकी नज़र कालमे के हाथ पर पड़ी। वह सब धागे उसकी उंगलियों से निकल रहे थे। करण की आंखों में चमक आ गई, होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने भागते भागते बर्फ के कई सारे दरवाजे बनाए। दरवाजे में करण ने डिवाइन फायर को भी मिलाया था। इस वजह से धागों से बचने का करण को एक पल का समय तो मिल ही गया। इसी मौके का फायदा उठाकर
करण ने अपने शरीर से के साथ कई सारी डिवाइन फायर को बाहर निकाला, जिसकी रोशनी से वह इलाका जगमगा उठा। जब ऐसा हुआ तब रोशनी की वजह से कालचीत के पास वाली जमीन पर उसकी परछाई बन गई। इस चीज को भांपते ही करण ने हवा में अपनी तलवार को चलाया, लेकिन तलवार टेलीपोर्ट होकर उस परछाई से निकली, जो कालमे का हाथ काट देना चाहती थी। इससे धागों का खेल खत्म हो जाने वाला था, पर ऐसा होने से पहले ही कालचीत ने अपने दूसरे हाथ से उस तलवार को पकड़ लिया। अच्छी कोशिश थी, मगर तुम्हारे सामने कालचीत है बच्चे। अच्छा, करण के होठों पर हल्की मुस्कान तैर गई। कालचीत इसका मतलब समझ पाता। करण ने तलवार से अपनी पकड़ छोड़ दी। ऐसा होते ही तलवार का वजन एकदम से बढ़ गया। कालचीत उसका भार उठा नहीं पाया। उसका हाथ उस तलवार के भार तले दब गया, और तब उस तलवार से एक परछाई कूदी जो एकदम से बड़ी हो गई। उसके हाथ में ऊर्जा से लैस तलवार थी। कालचीत की आंखें के सामने उसने उसके हाथ को काट दिया, जिससे सारे धागे निष्क्रिय हो गए। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। कालचीत ने तलवार से हाथ हटाकर करण की परछाई का गला पकड़ लिया। परछाई ने कहा, और मैं भी नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ वह फूट गया। तेज धमाके के साथ कालचीत उछलकर जमीन पर गिरा। इस दौरान अग्निहास उड़कर करण के पास आ गई। कालचीत गुस्से भरी नजरों के साथ खड़ा हुआ। उसके साथ करण ने बेईमानी की थी, जबकि उसे सीधी लड़ाई करनी चाहिए थी। कालचीत ने अपना हाथ झटका। उसका कटा हुआ हाथ अपने आप ठीक होने लगा, और पल भर में पहले जैसा हो गया। इन तरीकों से तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, मुझे मजबूर कर रहे हो तुम्हें दर्दनाक मौत देने का। कालचीत की गहरी आवाज किसी के भी रोंगटे खड़ी कर सकती थी, पर करण के नहीं। उसने अग्निहास पर पकड़ कसके कहा, तुम दानव लोग खुद पर ज्यादा भरोसा नहीं करते। इतना भी समझ नहीं आ रहा? इतने सारे लोग एक बंदे के पीछे पड़े हैं, तो बातें कम, ताकत ज्यादा दिखानी चाहिए। करण उसे उकसा रहा था। कालचीत कुछ पल करण को देखता रहा, फिर कलाई घुमाकर उसने 2 हंटर निकाल लिए। वह दोनों किसी बीस्ट की हड्डी से बने थे। उनके अंदर करण हिंसक ऊर्जा को महसूस कर सकता था। कालचीत ने कहा, जब मैं तुम्हारे नालंदा विश्वविद्यालय गया था, तब मुझे मालूम चला तुम किसके शिष्य हो, मगर यह बिल्कुल नहीं सोचा नहीं था तुम अपने गुरुदेव की तरह ही घमंडी होंगे, जिसे अपनी ताकत पर हद से ज्यादा भरोसा है। अच्छा, करण को अपने गुरु की पहचान पता था, मगर सामने वाले से 1-2 वाक्य सुनकर करण को इतना तो समझ आ गया, उसके गुरुदेव ने जरूर दानव वंश की बजाई होगी, वरना ये कालचीत उनका जिक्र करते हुए इतना गुस्सा नहीं होता। करण ने सिर हिलाते हुए कहा, अब क्या कर सकते हैं, गुरु की झलक शिष्य में तो दिखेगी ही ना। वैसे मेरे गुरुदेव ने तुम्हारी या तुम्हारे लोगों की औकात दिखाई थी क्या? करण उसे उकसा कर इतना उकसा देना चाहता था। वह दिमाग से नहीं, बस अपनी ताकत से लड़े। चूंकि मौजूदा हालात में भी कालचीत ज्यादा ताकतवर था। अंडस को नहीं हूं मर्द, मारो साले को। करण के उकसाने का असर कालचीत पर नजर आने लगा। गुरुदेव का ख्याल आते ही, उनकी हरकतें याद करते ही कालचीत ने अपने दांत पीस लिए। जिन राजाओं को उसने मारा उससे फायदा हमें ही हुआ, मगर एक बाहरी देवता हमारे लोगों को मारे, यह असहनीय है दानव जाति के लिए। उसके कर्मों का फल अब तू भुगतेगा। कालचीत ने अपने हंटर झटके ऐसे आगे बढ़ा मानो पानी पर चलकर जा रहा हो। वह इतनी तेजी से अपनी जगह बदल रहा था, करण को भी अंदाजा नहीं हो पा रहा था। उसी पल कालचीत का हंटर करण के पास नजर आया। करण हड़बड़ाकर दूर हटा। हंटर जमीन पर लगा, उस जगह खाई बन गई। करण उड़कर अपनी जगह बदल रहा था, और एक हंटर उसके सामने आ गया। करण उससे खुद का बचाव करता। कालचीत ने दूसरे हंटर से करण का पैर पकड़ लिया, उसे झटके से जमीन पर खींचकर पटक दिया। करण के मुंह पर भारी जख्म आए। उसकी गोल्डन बॉडी की वजह से खून नहीं निकला था, मगर अंदर का माल पूरी तरह से हिल गया था। कालचीत ने अपनी जगह बदलकर करण के पास आके एक लात उसके पेट पर मारी। करण उड़ा ही था, कालचीत ने हंटर से उसकी कमर पकड़ ली, उछलकर उसके पेट पर लात मारी। करण को फुटबॉल की तरह उड़ा दिया। कई सारे पुल से टकराकर करण ने खुद का संतुलन बनाया। इसकी रफ्तार इतनी ज्यादा तेज है, मेरी डिवाइन फायर भी उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रही है, करण ने ऐसा सोचा ही था। उसके कंधे पर कालचीत ने आकर हाथ रख दिया। अभी तो शुरुआत है करण, ऐसा कहते ही कालचीत के हंटर ने करण का गला दबोच लिया और उसे उठाकर तैर रहे पुलों पर दे मारा। करण के हाथ से अग्निहास तलवार छूटकर जमीन पर गिर गई। करण ने एक पुल को पकड़कर खुद को संतुलित किया और आंखें छोटी करके कालचीत को देखने लगा, पर कालचीत एकदम से गायब होकर करण के मुंह पर नजर आया। करण का गला पकड़कर उसने उसे पुल पर पटक दिया, फिर अंगड़ाई लेते हुए बोला, तुम तो बड़े कमजोर हो करण, सोचा था तुमसे मुकाबला होगा तो कड़क होगा, मगर तुम तो नाम बड़े दर्शन छोटे हो। ये कहावत तुम्हारे लिए ही बनाई गई है ना? कालचीत ने हंटर घुमाए। करण ने फटाक से अपनी रफ्तार तकनीक का इस्तेमाल करके खुद को बचाया। कालमे को हंसी आ गई। पिल्ले की तरह लग रहे हो मासूमा पिल्ला,
इसीलिए नागवंश की लड़कियों ने तुम्हें उल्लू बनाया था, तुम्हारे साथ रहकर खुद की ताकत बढ़ाए। सही मौका देख तुम्हारे सीने में तलवार भोंक दी, और लोग तुम्हें सबसे समझदार इंसान कहते हैं। कालचीत की बातें सुनकर करण ने 2 पल गहरी सांस ली, फिर खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर मेरा स्तर तुम्हारे बराबर होता तो फालतू की बातें नहीं करता, बल्कि तुम्हें खत्म कर देता। चुनकी हालात बदलने में समय नहीं लगता। मतलब? कालचीत भ्रमित नजर आने लगा, मगर तभी उसे अपने पीछे किसी की आभा महसूस हुई, जिसके बाद एक भाला उसकी पीठ को चीरकर पेट से बाहर निकला। उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां एक पुतला खड़ा था। कालचीत ने उसे देख करण की तरफ नजरें की, तभी उसके मुंह पर करण की पंच तकनीक का मुक्का पड़ा। इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि कालचीत उड़ गया। उसके पेट में भाला अटका हुआ था, इस वजह से उसका आधा शरीर फट गया था। एक पुल पर आकर उसने खुद को संभाला, फिर अपने जख्म को ठीक करते हुए उसने उस पुतले को देखा। दरअसल वह पुतला कोई और नहीं करण का सेनापति था, जिसकी बॉडी अब लाल रंग में तब्दील हो गई थी। उसकी आंखों का रंग बैंगनी ही था, मगर वह पहले से ज्यादा ताकतवर और प्रभावशाली हो गया था। करण उसके पास आया, उसके कंधे को थपथपाकर बोला, अच्छा काम किया। ऐसा कहते हुए करण ने कालचीत के जख्म को देखा, जहां अब जहर पागलों की तरफ फैल रहा था। कालचीत ने अपने जख्म को भर तो लिया था, लेकिन इस वजह से जहर उसके शरीर में फैलने लगा था, जिसे रोकने के लिए कालचीत को थोड़ा समय चाहिए था। मास्टर, मुझे अपनी ताकत को आजमाना है, सेनापति ने कहा। इस पर करण ने कहा, इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा। करण ने अपने सेनापति को जब ताकतवर बनाया था, जब वह पारो के लिए सूर्य तलवार बना रहा था, उसमें जो धातु बचा था उसकी मदद से उसने सेनापति की का शरीर अपग्रेड कर दिया था। वह बस कालचीत को घमंड में चूर होने का इंतजार कर रहा था, ताकि एक सटीक हमला सेनापति उसे दे पाए। कालचीत इन सब से बेहद नाराज हो गया। तुम एक बुजदिल हो, अकेले लड़ने का दम नहीं है, इसीलिए उन सब कबाड़ को अपने साथ रखते हो। फिर दांत पीसते हुए बोला, लेकिन अब भी तुम बचोगे नहीं। कालचीत एकदम से गायब हो गया। वह करण के पीछे नजर आया, मगर इस बार उसकी रफ्तार में पहले वाली बात नहीं थी। जहर ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। जब उसने करण पर हंटर से हमला किया, करण उछलकर कालचीत के ऊपर आ गया। पीछे आके उसने उसकी गर्दन को पकड़ा। धोखे खाने वाला मूर्ख नहीं होता, करण ने चीखते हुए उसे हवा में उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक किक से उसके सीने पर हमला किया। पुल टूट गया, काल में जमीन पर गिरने लगा, मगर उसने अपना संतुलन बनाया। लेकिन उसी पल उसका शरीर अंदर से कमजोर पड़ने लगा। जहर तेजी से उसके खून में घुलकर बाकी ऑर्गन तक पहुंच रहा था। उसी दौरान सेनापति ने सामने से हमला किया। कालचीत ने खुद को संभाला, अपने हंटर से सेनापति को पकड़ा, उसे 2 हिस्सों में खींचने लगा। तभी जो अपने लोगों पर भरोसा करते हैं वो मूर्ख नहीं होते, उन्हें धोखा देने वाले कमीने होते हैं। कालचीत ने अपनी नजरें ऊपर की। ऊपर से बड़ी से बर्फ से बनी तलवार उसके ऊपर गिर रही थी। कालचीत ने सेनापति को दूर फेंका, अपने हंटर से उस तलवार को जकड़ लिया। तलवार में दरार पड़ने लगी। बूम! एक धमाके के साथ तलवार तबाह हो गई। काल में इससे राहत ले पाता। उसके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आने लगी। उसकी दुनिया आइस एज में बदल गई, जिनके अंदर से लंगर बाहर निकले, जिनके हुक उसके पैरों से जुड़ गए। तब सामान्य करण नजर आया। उसका पंच उसके सीने पर पड़ा, उसके मुंह से खून बाहर आ गया। कालमे ने हंटर से उस पर हमला करना चाहा, मगर और भी लंगर आए, जिन्होंने उसके हाथों को जकड़ लिया, जिसे उसने झटके से तोड़ तो दिया। मगर अब तक करण ने उस पर लगभग 20 से भी ज्यादा हमले कर दिए थे। कालचीत इससे बेहद गुस्सा हो गया। उसने एक तेज दहाड़ लगाए और सारे लंगर तबाह हो गए। करण हड़बड़ाकर पीछे हटा, मगर जब तक हंटर करण के पास पहुंच गया था, जिसने करण के गले को दबोच लिया। इन छोटी हरकतों से तुम मुझे हराना चाहते हो, तुम तो सच में मरोगे, कालचीत ने पकड़ कस दी। इससे करण को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। अभी! करण चिल्लाया। कालचीत ने नीचे देखा। उस जगह से एक काली रोशनी आके उससे टकराए। उसमें बेतहाशा जहर शक्तियां भरी हुई थी। कालचीत जानता था वह पहले से जहर शिकार है, अब और ज्यादा जहर उसे और कमजोर कर सकता है। इस वजह से वह उस जगह से भागने लगा था, लेकिन करण ने पास आकर उसे गले से पकड़ लिया। कहा जा रहे दूल्हे राजा, अपने काल से तो मिलो। करण ने अपने हाथों से उसके मुंह को खोल दिया और सारी जहर ऊर्जा उसके अंदर जाने लगी। कालचीत का शरीर बैंगनी होने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर करण को दूर झटका। अपने हंटर हवा में लहराए और उसके पास बड़े बड़े हंटर नजर आने लगे, जो असली हंटर के साथ सिंक कर रहे थे। कालचीत ने अपने हंटर आगे झटके। बड़े हंटर उस काली रोशनी वाली दिशा पर पड़े। एक धमाके के साथ उस काली रोशनी से सेनापति उड़ता हुआ दूर जाकर गिरा। वह रोशनी भी खत्म हो गई। कालचीत ने खुद के शरीर की जांच की। जहर ने उसे और भी ज्यादा कमजोर कर दिया था। हरामजादे! कालचीत दहाड़ा।
अब वह सच में गुस्से में आ गया था। करण उसे सामने से नहीं बल्कि उसे जाल में फंसा कर लड़ रहा था। इस चीज ने उसका दिमाग पूरी तरह से खराब कर दिया था। उसने खौफनाक नजरों से करण को देखा, जो अपनी अग्निहास तलवार को उठा रहा था। उसकी नज़र सेनापति पर थी। उसकी जीवन लो कमजोर हो गई थी। उसने अपनी सारी जहरीली ऊर्जा लगा दी थी। अब वह लड़ने लायक नहीं बचा था। करण ने कलाई घुमाई और उसे स्टोरेज रिंग में पहुंचा दिया। बहुत अच्छा काम किया, अब इस जगह से मैं संभाल लूंगा। करण ने ठंडी निगाहों से कालचीत को देखा। दोनों एक दूसरे को जानलेवा नजरों से देख रहे थे। अगले ही पल दोनों एक दूसरे के सामने नजर आए। कालचीत ने अपने हंटर से हमला किया था, मगर जहर ने उसकी रफ्तार और ताकत दोनों कम कर दी थी। करण हंटर के पास से निकल गया। अग्निहास से उसने सीधे सीने पर वार किया। दूसरे हंटर ने उसके हाथ को पकड़ा, मगर इस बार करण उड़ा नहीं, बल्कि उछलकर उसने कालचीत के मुंह पर लात दे मारी। कालचीत का दिमाग हिल गया। उसी पल करण ने एक के बाद एक उस पर हमले किए। उसके हमले इतने ज्यादा तेज और तीव्र थे, कालचीत का मांस कट कट कर जमीन पर गिर रहा था। लेकिन करण का टारगेट था उसका दिल। मगर कालचीत उस जगह के सारे हमले काउंटर कर रहा था, पर ज्यादा देर तक नहीं कर पाया। करण ने उसके दिल के पास भी गड्ढे कर दिए, और जब तलवार उसके दिल को फाड़ने के लिए बढ़ाई, कालचीत ने अपने हंटर छोड़ दिए और करण का हाथ पकड़ लिया। इसीलिए करण ने दूसरे हाथ से उसके दिल को फाड़ने की कोशिश की, मगर उस हाथ को भी कालचीत ने दूसरे हाथ से पकड़ लिया और करण की आंखों में आंखें डालकर गहरी आवाज में बोला, तुम मुझे नहीं मार सकते करण, बस थोड़ी देर। जब मैं जहर का असर खत्म कर दूंगा, तुम्हें जान से मार दूंगा। जब तक जितनी कान की मस्ती है कर लो। कालचीत उसे दांत दिखाकर हंस रहा था। करण ने अपना सिर ही उसके दांतों पर दे मारा। उसकी गोल्डन बॉडी थी। कालचीत चकरा गया। करण के दूसरा हाथ छुटकर उसके दिल पर लगा। उसने इतनी जोर से मारा ताकि दिल फट जाए। कालचीत इम्पैक्ट से जमीन पर जा गिरा। धूल का गुब्बार उफन पड़ा, लेकिन करण अब भी गंभीर था। उस गुब्बार में अब भी आभा महसूस हो रही थी, जिसके बाद एक परछाई नजर आई, जो खांसते हुए उसके अंदर से बाहर आई। वह कालचीत ही था। उसे अब भी जिंदा देख करण परेशान नजर आने लगा। यह मरता क्यों नहीं है, करण खुद से बोला। इस पर अग्नि ने कहा, उसका दिल कमजोर नहीं है, उसे इतने सब से कुछ नहीं होगा। उसका फाड़ना ही पड़ेगा, वरना हम हार जाएंगे। ये तो करण भी जानता था। जहर का असर खत्म होते ही कालचीत उस पर भारी पड़ने लगेगा। इन हालातों में भी वह उसे मार नहीं पा रहा था। तब क्या होगा जब वह अपनी बेस्ट कंडीशन में होगा? मुझे इसे इस जगह से बाहर ले जाना होगा। यह अपनी दुनिया में इस वजह से इसे एडवांटेज मिल रहा है, करण ने सोचा। जिस हालत में कालचीत था, अगर इस पर प्रियांशी और बाकी हमला करे तो इसे आसानी से खत्म किया जा सकता था। मगर बात वही थी, इसकी दुनिया से बाहर निकले कैसे? और तब करण को एक आइडिया आया। उसने अग्नि से पूछा, जब दो ग्रह आपस में टकराते हैं तब क्या होता है? इसमें होना क्या है, दोनों ग्रह तबाह हो जाते हैं, अग्नि ने कहा। जो सुन करण के चेहरे पर चमक आ गई। मुझे यही तो सुनना था, करण ने कहा। इधर कालचीत ने अपने हंटर उठाए, फिर शरीर को हिलाकर बोला, तो शुरू करे करण, कुछ टाइम पास तो होना ही चाहिए ना। बिल्कुल, करण ने अपनी पलकें झपकी। कालचीत को उसके जवाब देना का अंदाज अजीब लगा, और तभी उसने देखा कि उसकी दुनिया की दशा बदलने लगी। एक नई दुनिया उस जगह जगह बना रही थी, जिसका आकर उसकी दुनिया जितना ही था। यह क्या कर रहे हो? कालचीत को बुरा होने का एहसास हुआ। वह दौड़कर करण के पास गया, लेकिन तभी एक सफेद रोशनी फैल गई। बर्फ की दुनिया और उसकी दुनिया में जोरदार टकराव हुआ। जोरदार धमाका बाहरी दुनिया में सुनाई दिया। प्रियांशी और बाकी लोग जो अब भी बुल ड्रैगन से लड़ रहे थे, इस धमाके से उन सब की नज़र पलटी। उन्होंने देखा कि दो लोग बड़ी तेजी के साथ इधर उधर गिरने लगे। करण, प्रियांशी ने करण को पहचान उसकी तरफ उड़ान भरी। मास्टर, अजगर राजा सबसे पहले करण के पास पहुंचा। करण अपनी जगह पर खड़ा हुआ। उसने नजर घुमाकर कालचीत को देखा, जो खांसते हुए खड़ा हो रहा था। उसने भी करण को खा जाने वाली नजरों से देखा। इस वक्त वह सबसे कमजोर है, करण ने तेज आवाज में कहा। सबके कानों तक उसकी आवाज पहुंची। हरामजादे, गुट बनाकर लड़ेगा। मर्द है तो मर्द की तरह लड़, कालचीत चिल्लाया। करण ने हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं हूं मर्द, अब मारो साले को। बेशर्म, कालचीत का खून खोल गया। वह करण को और गालियां देता। इससे पहले ही उसे आवाज सुनाई दी, मैं मकारा बीस्ट हूं, कच्चा खा जाऊंगा, हड्डियां भी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद कालचीत ने खुद को मकारा बीस्ट के मुंह में पाया, जो उसे चबाकर खाने वाला था। लेकिन कालचीत ने अपने दोनों हाथों से उसके जबड़े को बंद होने से रोक दिया। मगर उसकी आंखों में नीली रोशनी चमकने लगी, चूंकि मकारा बीस्ट ने अपनी बिजली धार उगली थी। कालचीत के कपड़े तार तार हो गए। बिजली धार ने उसे जमीन पर लाकर पटक दिया, पर उसे सुकून मिलता। उसके पास एक गुब्बारा नजर आया।
बूम, गिल्ली की तरह उड़ गया और हवा में उसे सामने अजगर राजा नजर आया, जिसकी आग लहर ने उसे वापस से जमीन पर पटक दिया। जिस जगह कालचीत गिरा था उस जगह पहले से एक शक्ति चक्र था, जिसके ऊपर उड़ रहा था ड्रैगन। शक्ति चक्र से बिजली के झटके निकले, कालचीत के शरीर का खून सुखा दिया उन्होंने। कालचीत ने दांत पीसते हुए उस शक्ति चक्र को तबाह किया और तब जमीन से दो बड़ी बड़ी जड़ें निकली, असुर वृक्ष और डायमंड पेड़ की। उन दोनों ने उसके हाथों को पकड़ लिया और इतनी बुरी तरह से खींचा कि उसके हाथ ही उखड़ गए। कालचीत अपने हाथ दोबारा से उगा लेता, लेकिन तभी उसे अपने पास प्रियांशी नजर आई। कटी बाह में उसने तलवार घुसा दी। दानव प्रियांशी ने लात मारकर उसे दूर फेंका। अंडिस्को 1332-1333। फिर से खून की पुकार। कालचीत की उन सब ने मिलकर लंका लगा दी थी। उसका इतना बुरा हाल कर दिया था, गली का कुत्ता भी उससे ज्यादा सुंदर लगे। ऊपर से उसके शरीर में अब दो हाथ नहीं थे। जमीन से वह लड़खड़ा कर खड़ा हुआ। अब उसका गुस्सा चरम पर था। उसने दांत पीसते हुए सबको देखा, फिर गहरी नफरत भरी आवाज में बोला, एक अकेले को इतने लोग मिलकर मार रहे हो, वो भी जब मुझे जहर दिया गया है। तुम सब योद्धा नहीं हो, झुंड में लड़ने वाले भेड़िए हो, और तुम मेरा खाना। मकारा बीस्ट उसके ऊपर नजर आया। वह उसे खा जाना चाहता था। अब और नहीं, तुम लोगों ने अपनी सीमा पार कर दी है, कालचीत चिल्लाया। और अगले ही पल उसकी आभा बदल गई। उसका शरीर भी बदलने लगा। मकारा बीस्ट जो उसे खाने आने वाला था, खतरा महसूस कर उसने अपनी दिशा बदल दी। करण और बाकियों की आंखें छोटी हो गई। कालचीत के सिर पर सिंग निकल आए थे। उसके माथे पर लाल सुर्ख निशान बन गया था। उसके हाथ वापस उग गए थे। शरीर पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया था। उसकी लंबाई अब करण से भी ज्यादा थी। आसमान में देखकर उसने तेज दहाड़ लगाए, फिर सबको देखकर बोला, तुम सब इस जगह मरोगे। कालचीत की धमकी सुन प्रियांशी गुस्से में आगे बढ़ी। उसकी तलवार हवा में भी कंपन पैदा कर रही थी। कालचीत के पास आकर प्रियांशी ने उस पर हमला कर दिया। उसकी तलवार कालचीत का सिर धड़ से अलग कर देना चाहती थी, पर तभी कालचीत के माथे पर बने निशान से लाल प्रकाश फूटा। प्रियांशी का दिमाग सुन पड़ गया। उसके हाथ पांव जम से गए, मगर जल्दी उसने खुद को संभाला। पर जब तक कालचीत ने अपना हमला कर दिया था, प्रियांशी इम्पैक्ट से उड़ गई थी, मगर रास्ते में ही करण ने उसे पकड़कर संतुलित किया। तुम ठीक हो? करण ने चिंता जाहिर की। इस पर प्रियांशी ने सिर हिलाया और कालचीत को देखकर बोली, उस प्रकाश ने कुछ देर के लिए मेरा दिमाग खाली कर दिया था। मुझे ऐसा लगा मानो शरीर का दिमाग से रिश्ता टूट गया हो। करण गंभीर हो गया। उसने कालचीत को देखा, जो अपने शरीर को जोड़ तोड़ रहा था। करण ने डिवाइन फायर से उस लाल निशान को देखा, फिर प्रियांशी से बोला, वह दिमागी हमले करना जानता है। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? अभी इसका बाजा बजाता हूँ, पिस्टल बिस्ट ने जोश में आकर कहा। करण ने ना में सिर हिलाया। प्रियांशी असुर देवता की ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से बच गई। तुम लोगों को वह आसानी से खत्म कर देगा। करण हवा में बात नहीं करता था, इस बात से सब वाकिफ थे, इसीलिए सबके माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। कालचीत ने मुस्कराते हुए कहा, क्या हुआ करण? अब अपने लोगों से मेरी पिटाई नहीं करवाओगे, या फिर मुझे ही खुद आगे आना पड़ेगा? करण ने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, बाकी सबको पीछे करके आगे आया। गहरी आवाज में उसने कहा, तुम मेरे लिए ही आए हो ना? फिर मैं ही तुम्हें ठिकाने लगाता हूँ। लेकिन प्रियांशी करण की मदद करना चाहती थी, मगर करण ने उसे हाथ के इशारे से रोक दिया। फिर उन बुल ड्रैगन को देखते हुए बोला, तुम सबके साथ मिलकर उन्हें संभालो। प्रियांशी ऐसा कुछ चाहती तो नहीं थी, लेकिन उसे करण की बात माननी पड़ी। करण को अकेले आता देख कालचीत ने मुस्कराते हुए कहा, चलो अच्छा है, थोड़ी तो शर्म बची है तुम में, वरना मुझे तो लगा था तुम बस एक फट्टू हो जिसे लोगों ने महान दर्जा दे रखा है। करण ने उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसके आसपास दिव्य आभा फैलने लगी। उसके शरीर पर एक लाल रंग का कवच आ गया। उसका व्यक्तित्व पहले से ज्यादा ताकतवर लगने लगा। करण ने अब युद्ध देवता की ब्लेसिंग का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। उसके पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। हालांकि जानता था, जिंदा बचा तो हालत उसकी बहुत खराब होने वाली थी। नमन से लड़ाई की विराजा को हराया, फिर कालचीत को उसकी दुनिया में पटकनी दी। करण बहुत कमजोर हो चुका था, ऊर्जा बस नाम के लिए बची थी। देवता की ब्लेसिंग इस्तेमाल करने का अलावा उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। उसे और ताकत की जरूरत थी ताकि इस कालचीत को हरा सके। ये सब तरीके में मुझ पर काम नहीं करेंगे। कालचीत ने अपना लाल प्रकाश करण की तरफ फोड़ा। उसी दौरान करण ने डिवाइन फायर से अपने दिमाग को सुरक्षित कर दिया था। लाल प्रकाश दिमाग तक पहुंचने से पहले ही नष्ट कर दिया गया। ये डिवाइन फायर है न? कालचीत ने मुस्कराते हुए कहा, फिर हाथ हिलाते हुए आगे बोला, ज्यादा देर के लिए तुम्हारे पास नहीं रहेगी। ऐसा कहते ही कालचीत अपनी जगह से गायब हो गया। करण पहले से इसके लिए तैयार था।
उसने झुककर अपनी तलवार पीछे घुमा दी। उसके ऊपर से एक हाथ निकला था, जो कालचीत का ही था। उसका हमला इतना ज्यादा ताकतवर था, जमीन पर उसके दबाव से दरार पड़ गई। वहीं करण की तलवार को उसने दूसरे हाथ से पकड़ लिया। करण ने फट से तलवार को छोड़ा। वजन न संभालने की वजह से कालचीत असंतुलित हो गया। इसका फायदा उठाकर करण ने उसके पैरों पर हमला किया। कालचीत मुंह के बल गिरा। तलवार हवा में उछली। करण ने उसे पकड़कर कालचीत में घुसाने के लिए बढ़ाई। कालचीत फट से अपनी जगह से गायब हो गया। तलवार जमीन पर जाकर गड़ी। कालचीत ने पीछे से आकर करण को कमर से पकड़ लिया। वह उसे दबाकर मसल देना चाहता था। करण ने पीछे अपनी टांग उठाई। कालचीत के नाजुक अंग हिल गए। अंडे फूटने की आवाज के बाद उसकी चीख निकली। वह बिखर न जाए इस डर से वह उन्हें पकड़कर करण से बहुत दूर हट गया और चिल्ला चिल्ला कर गाली देने लगा, कमीने, इस तरह से तेरा बाप लड़ता है, युद्ध का देवता है, इतना भी नहीं पता, युद्ध में ऐसे हमले वर्जित है। कालचीत बहुत गुस्सा था और बाकी सब एक दूसरे के मुंह देख रहे थे। उन्हें तो लगा था अब लड़ाई गंभीर हो जाएगी। दोनों भारी भारी डायलॉग मारकर जानलेवा हमले करेंगे, पर ये तो जानलेवा कम वंशावली खत्म करने की लड़ाई लग रही थी। करण उसकी गालियां सुन अपना सिर खुजलाने लगा। फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोला, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, गलती से लग गया, और मुझे क्या पता था उस जगह वो सब है। तेरे मुंह में है साले। कालचीत तो चिढ़ गया था। करण साफ झूठ बोल रहा था। उसने नापतोल कर लात मारी थी और अब सबके सामने झूठ बोल रहा है। झूठा कहीं का। कालचीत ने पहले तो उन्हें सहलाया, फिर आंखों में नफरत के साथ करण के पास आने लगा। जब वह कदम रख रहा था, जब उसके पैरों के नीचे काले रंग में चक्र नजर आ रहे थे, करण उसे समझने के लिए कुछ करता। कालचीत ने हवा में मुक्का मारा। करण इसके लिए तैयार था कि उसकी कमर पर मुक्का पड़ा। वह 10 कदम लड़खड़ा कर आगे बढ़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा था कि फिर से एक किक उसकी कमर पर पड़ी। इस बार करण सच में हवा में उड़ गया। करण ने आसमान में आकर खुद को संतुलित किया और तभी उसके पास का इलाका धुंधला पड़ा। उसमें से एक हाथ निकला, जो कालचीत का था। इस बार करण उसे देख पाया था, इस वजह से साइड में हटकर बच गया। अच्छा, तो यह अपने हमले टेलीपोर्ट कर सकता है, करण बड़बड़ाया। मतलब कालचीत उसकी तकनीक उसी पर आजमा रहा था। तभी करण ने देखा कि कालचीत ने हवा में लात मारी। करण ने अनुमान लगाया कि लात उसके पीछे से आएगी, इसीलिए वह झट से मुड़ा, अपना मुक्का आगे बढ़ा दिया। जैसा कि करण ने सोचा था, लात उस जगह से बाहर आई, मगर करण का हाथ उससे नहीं टकराया, बल्कि उसका हाथ टेलीपोर्ट होकर कालचीत के पास पहुंचा और वहीं लाग जहां नहीं लगना चाहिए था, उसके अंडे दोबारा से फूट गए। अहा! कालचीत चीखा। तकनीक वगैरह भूल वह अपने अंग संभालने लगा। उसने करण को खौफनाक नजरों से देखा, जो टुकुर टुकुर उसे ही देख रहा था। मैंने अब भी जानबूझकर नहीं किया, मेरा हाथ खुद वहां पहुंच गया। फिर उसे सलाह देने लग गया, अब तक तो वह टूट गए होंगे, उसे काट कर दूर क्यों नहीं कर देते। करण ने दिल से उसे सलाह दी थी। वह अपने हाथ पांव उगा लेता था, वो चीज़ भी उगा लेगा, वो तो इतनी बड़ी भी नहीं होती। और जब नई चीज़ बनाई जा सकती है तो खराब चीज़ को निकाल कर फेंक देना चाहिए था, अगर उसमें कीड़े पड़ गए थे। करण का मन तो साफ था, मगर उसकी बातें सुन सुन कालचीत का भेजा गर्म हो गया। काट के फेंक दूं? हाँ, क्यों नहीं, तुझे ही ना काट दूं हरामजादे। कालचीत दहाड़ा। उसने अपने दोनों हाथों को झटका, उसके नाखूनों से धागे निकलने लगे। तुझे ही काटूंगा। कालचीत हवा में आ गया। उसके धागे एक जंगली बीस्ट के रूप में नजर आ रहे थे। उसने अपने हाथों को आगे लिया, धागे फुफकार के साथ आगे बढ़े। उनकी मौजूदगी से आयाम चटकता जा रहा था। जब वह आगे बढ़े थे तब तो वह कट रहा था। करण ने उनसे बचने के लिए अपनी गति का इस्तेमाल किया था, लेकिन धागे की गति उससे ज्यादा थी। वह करण के पास पहुंच उसे काट देना चाहता थे। करण ने तलवार से उन सबको खुद से दूर रखा। वह आसमान में उन धागों से लड़ता चला जा रहा था, लेकिन समय के साथ वह धागे करण पर भारी पड़ने लगे। एक धागा तो उसके गले के पास से निकल गया। बस 1 मीटर का फासला था और करण का सिर जमीन पर होता। अब तुम्हारा खेल खत्म है करण। कालचीत ने अपनी उंगलियों को लहराया। नाखूनों से 10 और धागे निकल आए, जिन्होंने करण को चारों तरफ से घेर लिया। पिंजरे में कैद करण के साथी परेशान नजर आने लगे। वह धागे इतने ज्यादा जानलेवा है, मुझे भी आराम से मार सकते हैं। लीडर करण पता नहीं कैसे उससे लड़ पा रहे हैं, मैं तो अब तक खत्म हो गया होता। राजशाही लोमड़ी वंश के पहले श्रेष्ठ सुरेशमान बोले। देवसेना भी इस बात से सहमत थी, मगर तभी उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ी। इसे क्या हुआ? लीडर देवसेना की नज़र मंडिका पर थी, जो बिल्कुल कमजोर पड़ चुकी थी। अभी शंकर ने भी इसे देखा और उसकी जांच करके बोले, इसके शरीर में पहले से ऊर्जा नहीं थी। कालचीत ने हम सब की ऊर्जा को सोखा है, इस वजह से इसकी हालत खराब हो गई है।
फिर और गौर से देखने के बाद बोले, लगातार धमाकों की वजह से इसका शरीर कमजोर पड़ रहा है। इसका स्तर सबसे कम था, या ज़्यादा समय के लिए जिंदा नहीं रह पाएगी। यह आप क्या कह रहे हैं? लीडर करण ने उसे अपने पास रखा है। अगर उसे कुछ हुआ तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। आपको इसकी मदद करनी होगी, ड्रैगन लेडी बोली। मंडिका का करण से क्या रिश्ता है? इसका तो उसे नहीं पता, मगर करण ने बिना किसी वजह के उसे नहीं मांगा होगा, और जिस तरह से वह उसके साथ व्यवहार कर रहा था, इससे साफ था मंडिका को वह पहले से जानता था। अभी शंकर ने निराशा में सिर हिलाते हुए कहा, मैं उसकी मदद करना तो चाहता है, मगर इस पिंजरे ने मुझे रोक रखा है। अभी शंकर को मदद तो करनी थी, पर बात तो ये थी, क्या वह मदद कर सकते थे क्या? जिसका जवाब था साफ ना। ड्रैगन लेडी और भी ज्यादा परेशान हो गई। परेशान तो मंडिका भी थी, मगर खुद के लिए नहीं, बल्कि करण के लिए। उसे इस मुश्किल में देख उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था, चूंकि वह करण की मदद करने लायक नहीं थी। बहरहाल अब भी करण उन धागों से बच रहा था। उसकी तलवार उन्हें दूर तो कर पा रही थी, लेकिन उन्हें काट नहीं पा रही थी। कालचीत ने हंसते हुए कहा, कब तक खुद को बचाओगे? थोड़ी देर में कट के बिखर जाओगे। अरे वाह, ये तो शायरी बन गई। करण उसकी बकवास पर ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन इसी तरह से लड़ता रहा तो सच में इस जगह मारा जाएगा। लाइट देवी, आपकी ब्लेसिंग भी लगेगी। जब करण ने ऐसा कहा, उसके आसपास सुनहरी रोशनी जगमगाने लगी, जिसके साथ ही करण की आंखें सुनहरी हो गई। उसके बाल लंबे और सुनहरे हो गए। उसके माथे पर दिव्य चिन्ह नजर आने लगे। अगले ही पल उसकी पीठ से 2 सुनहरे पंख निकल आए। एक और देवता ब्लेसिंग, एक साथ 2 देवताओं की ब्लेसिंग इस्तेमाल करेगा, मगर यह भी तुझे बचा नहीं पाएगी। कालचीत ने अपने धागे करण की तरफ घुमा दिए। बाकी सब भी करण का यह अवतार देखकर आश्चर्यचकित थे। करण इतना ज्यादा दिव्य और महान लग रहा था, उनका मन कर रहा था वह उन्हें अपना देवता मानकर झुक जाए। वह कितने सुंदर और दिव्य है, कामना बड़बड़ाए। बाकी सब भी देखते ही रह गए थे, और देवांश दल के लोग अपन लीडर पर गर्व कर रहे थे। इस जगह उनकी मौत भी हो जाए तब भी वह जीवन में कभी अपना दल नहीं बदलेंगे। इधर उन धागों को देख। करण ने अग्निहास में डिवाइन और बाकी सारी ऊर्जा को एक साथ डाला, तलवार को हवा में लहराया। सारे धागे हजारों टुकड़ों में बंट गए। क्या? कालचीत के चेहरे पर अब जाकर चिंता नजर आई। उसी पल करण ने तलवार को आगे किया। लाइट देवी की रोशनी बीम की तरह निकली, जो आयामों को तोड़ते हुए कालचीत से टकराए। एक धमाके के साथ कालचीत जमीन पर आ गया। उसने अपने सीने की तरफ देखा, उस जगह एक बड़ा सा छेद हो गया। कालचीत ने उसे भरने की कोशिश की, लेकिन वह अब उस गति से नहीं भरा जैसे पहले भर जाया करता था। ये दिव्य ऊर्जा है, और मेरी मौजूदा ताकत से मैं अपने जख्म नहीं भर सकता, कालचीत ने मन में कहा। वह बिल्कुल सही था। करण का स्तर अब लगभग उसके बराबर हो गया था। अब वह करण से इस ताकत के साथ तो नहीं जीत सकता था। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली, फिर दांत पीसते हुए बोला, मैं आज बेशक मर जाऊं, मगर तुम्हें मैं इस जगह जितने नहीं दूंगा। ऐसा कह उसने कलाई घुमाई और एक खंजर बाहर निकाल लिया। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसने खंजर को अपने दिल में घोंप दिया। खून की पुकार। कालचीत आमसान की तरफ देखकर चिल्लाया। करण के माथे पर चिंता की सिलबट्टे बन गई। सब लोग इस जगह से दूर जाओ, करण चिल्लाया। अंडस्को 3 ब्लेसिंग एक साथ। कालचीत ने खून की पुकार कहा था, और करण पहले भी ऐसा कुछ देख चुका था। प्रियांशी और बाकी सब बुल ड्रैगन से लड़ रहे थे। वह सब करण की चेतावनी सुनकर दूर हट गए। तभी कालचीत का शरीर फट गया, मगर खून उस जगह स्थिर रहा। दूर से वह खून से बना शरीर लग रहा था। सबने उसे देखा ही था। बुल ड्रैगन एक एक करके फूटने लगे। उनकी शक्तियां कालचीत के आसपास जमा होने लगी। देखते ही देखते कालचीत का खून रूप बदलने लगा। उसका आकार एकदम से बढ़ गया। वह एक बड़े विशालकाय बुल ड्रैगन में बदल रहा था। उसका आकार मकारा बीस्ट से भी 3 गुना ज्यादा था। उसने करण को देखकर जब दहाड़ लगाए, कांच की तरह उस जगह का आयाम टूटने लगा। नीचे के लोगों पर उसका इतना दबाव पड़ा कि वह लोग खून की उल्टियां करने लगे। खुद करण के माथे पर भी शिकन आ गई। उसने प्रियांशी से कहा, इसका दबाव से लोगों को बचाओ, लेकिन तुम अकेले इससे लड़ नहीं सकते, तुम्हें मेरी जरूरत होगी, प्रियांशी ने कहा। करण ने उसे एक नज़र देखकर कहा, इस समय हमारे लोगों को तुम्हारी जरूरत है, इसे मुझे ही संभालने दो। अगर वह दोनों एक साथ आकर इस खूनी बुल ड्रैगन से लड़ेंगे, तब बाकी लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। और मकारा बीस्ट पर करण को बिल्कुल भरोसा नहीं था। पता चले वह बचाने की जगह और लोगों को मारकर साइड हट जाए, बाद में कह देगा वह मर गए थे, इस वजह से हट गया। प्रियांशी लड़ना चाहती थी, लेकिन करण का कहना भी बिल्कुल सही था। फिर भी उसने कहा, तुम मुश्किल में हुए तो मैं इन्हें मरने छोड़ दूंगी। प्रियांशी के लिए करण से ज्यादा बाकी लोग जरूरी नहीं थे। उसके लिए करण के लिए लाखों लोग भी मर जाए तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बहरहाल
प्रियांशी जमीन पर आ गई। अपने हाथों को ऊपर की ओर करके उसने एक दीवार खड़ी कर दी। उसकी मदद के लिए ड्रैगन, मकारा बीस्ट और बाकी सब लोग आ गए। उन सब ने भी एक साथ अपनी ऊर्जा को उस दीवार में डाला। इससे दीवार की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ गई। सब लोग ये सब बड़ी ध्यान से देख रहे थे। आज पहली बार शायद वह कुछ ऐसा देख रहे थे जो उन्हें सालों साल तक याद रहने वाला था। करण और कालचीत आमने सामने खड़े थे। कालचीत ने गहरी आवाज में कहा, आज मैं तुझे लेकर इस जगह से जाऊंगा, बेशक मुझे कुछ भी करना पड़े। जवाब में करण ने कड़क लहजे में कहा, कोशिश करके देख लो। कालचीत दहाड़ते हुए आगे आया। करण भी अपनी तेज गति के साथ आगे बढ़ा। इस दौरान करण ने अपनी अलग अलग परछाई बना ली थी, मगर वह ब्लेसिंग का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। फिर भी वह सब काफ़ी ताकतवर थी, जो कालचीत के चारों तरफ फैल गई। उन्होंने बर्फ की पकड़ तकनीक का इस्तेमाल किया। उनके हाथों में जंजीरें नजर आने लगी, जिसे उन्होंने घुमाकर कालचीत पर फेंका ताकि उसे एक जगह रोका जा सके। मगर इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली। बस एक बार में करण की सारी परछाइयां तबाह हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर करण कालचीत के शरीर पर आ गया, मगर उस पर वह चल पाता। खून से बना शरीर उसे अपने अंदर निगलने की कोशिश में लग गया। करण ने खुद को बचाया। उसी समय कालचीत ने अपने मुंह से बीम अटैक किया। उसका अटैक बुल ड्रैगन के अटैक से 10 गुना ज्यादा ताकतवर था। करण ने हड़बड़ाकर अपने हाथों को लहराया। बर्फ का दर्पण, करण ने इतना कहा, और सामने बर्फ जमा होने लगी, जो एक बड़े से दर्पण में बदल गई। बीम उससे टकराए और वापस लौटकर कालचीत के पास आने लगी, जिसे देख कालचीत घबराकर नीचे हुआ। मगर हमले की गति इतनी ज्यादा थी, उसका एक हिस्सा तबाह हो गया। हवा में लौटते हुए वह खुद को संभालने लगा। वहीं बर्फ का दर्पण भी तबाह हो चुका था। इम्पैक्ट से करण कुछ कदम पीछे हो गया। उसके मुंह से खून निकलने लगा था, जिसे साफ करके उसने और कालचीत ने एक दूसरे की आंखों में देखा, जिसके बाद दोनों एक दूसरे पर जोरदार हमले करने लगे। शुरू में तो ऐसा लग रहा था करण ने बढ़त बनाई है, मगर धीरे धीरे करके पता चला कि कालचीत का शरीर खुद को रिकवर करने लगा। शायद जहर का असर कम हो गया था। करण को भी इसका अंदेशा हो गया। उसने मन में कहा, अगर जहर पूरी तरह से खत्म हुआ फिर यह और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। नहीं, मुझे इसे जल्द से जल्द खत्म करना ही होगा। जब करण ने ऐसा सोचा, तब कालचीत ने आसमान में जाकर एक बड़ा सा चक्र बना दिया, जिसके लहराते हुए उसने उसमें से धातु के टुकड़े निकाले, जो उसके शरीर के साथ जुड़ने लगे। ऐसा लग रहा था मानो कोई जीव आधुनिक कवच पहन रहा हो। जब कालचीत ने उस कवच को पूरी तरह से पहना, तब उसकी ताकत और भी ज्यादा बढ़ गई। खूंखार निगाहों से करण को देख गहरी आवाज में बोला, तू नहीं बचेगा साले। कालचीत ने जब अपना मुंह खोला, तब उसके मुंह से लाल रंग की रोशनी फूट पड़ी, जो इतनी ज्यादा ताकतवर थी, पहाड़ों को धूल में बदल सकती थी। करण हड़बड़ाकर पीछे हटा, और वह लहर उसके पास से होकर उस दीवार से टकराए, जिसे प्रियांशी और बाकियों ने बनाया हुआ था। दबाव इतना ज्यादा पड़ा कि सबके सब से गए। उनके मुंह से खून बाहर आ गया। दीवार में हल्की दरार नजर आने लगी। हार नहीं मानेगा कोई, प्रियांशी चीखते हुए स्थिर हुई। उसने अपनी बची कुची ताकत भी उस दीवार में लगा दी, तब जाकर दरार भर गई। बाकी सब भी अपनी पूरी जान लगा रहे थे। ड्रैगन लेडी और सब इन सब से बेहद परेशान थे। ये कालचीत तो हार मानने का नाम नहीं ले रहा था, अकेला सब पर भारी पड़ रहा था। करण ने जब प्रियांशी का खून देखा, उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा। भयावह भाव देते हुए उसने कहा, तुम अब सच में हद पार कर चुके हो कालचीत। करण अपने पंख फड़फड़ाकर कालचीत के पास आकर उस पर हमले करने लगा। जवाब में कालचीत ने भी करण पर हमले किए, और उसके हमले से ज्यादा ताकतवर थे। उसकी बीम से बचते हुए करण उसके ऊपर आया। अपनी तलवार को उसने घुमाया। आसमान में और नीचे शक्ति से नजर आने लगे, जिसमें से एक साथ सैकड़ों तलवारें निकली। मानो जमीन और आसमान से तलवारों की बारिश शुरू हो गई, जिनके बीच में फंसा था कालचीत, मगर वह बिल्कुल भी नहीं घबराया। ये सब बहुत कम है। करण कालचीत के शरीर पर जो कवच था, उसके अंदर से लाल रंग की रोशनी निकली, जिसने कालचीत को चारों तरफ से घेर लिया। वह एक कवच की तरह काम कर रही थी। सिर्फ कवच ही नहीं, बल्कि उस घेरे से एक साथ कई सारी बीम निकली, जो अपना टारगेट लॉक करके उन सब शक्ति चक्रों को तबाह करने लगी। माहौल इतना ज्यादा पागलपन भरा था, ऐसा लगा मानो किसी ने उस जगह परमाणु बॉम्ब छोड़े हो। आयाम टूटकर वापस बनता नहीं था कि अगले धमाके में फिर से तबाह हो जाता। करण दांत पीसते हुए उस घेरे पर आया। बीम से बचते हुए उसने अपनी अग्निहास तलवार पूरी ताकत से उस घेरे में घोंप दी। एक दरार के साथ घेरा तबाह हो गया। शक्तियों की लहरों का तूफान आ गया, जिनके बीच करण कालचीत के शरीर के पास पहुंचा। उसके कवच पर उसने फिर से उसी ताकत के साथ हमला किया, मगर कवच नहीं टूटा, बस उसमें हल्की दरार जरूर आ गई थी।
इस चीज से करण का दिमाग खराब हो गया। उसे एहसास ही नहीं हुआ कालचीत की पूंछ उसके शरीर से टकराए। तोप के गोले की भांति उड़ता हुआ वह दूर तक गया। उसने अपना संतुलन बनाया। इस ताकत के साथ भी इसे हराना मुमकिन नहीं है, करण खुद से बड़बड़ाया। कालचीत पता नहीं किस स्तर की ताकत इस्तेमाल कर रहा था, जिसका सामना करण 2 ब्लेसिंग के बाद भी नहीं कर पा रहा था। इस बार सच में उसका दुश्मन उसकी सोच से ज्यादा ताकतवर था, जबकि कालचीत अपनी असली ताकत का भी इस्तेमाल करने लायक नहीं बचा था। अब समझ आया कि क्यों गुरुदेव ने इसे इतना कमजोर करके छोड़ा। ये वीरता स्तर पर होता तो करण को बचने के लिए कुछ नहीं मिलता। करण के दिमाग में जो चल रहा था, उसे जान अग्नि ने चिंता जाहिर की। तुम ऐसा करने की मत सोचो, इससे तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम्हारा शरीर बेशक ताकतवर बन गया हो, मगर इतना भी ताकतवर नहीं है जो और शक्ति को संभाल सके। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर इसे नहीं रोका तो ये सबको मार देगा, और मुझे भी। इससे अच्छा है रिस्क ले लिया जाए, करण ने दृढ़ स्वर में कहा। और तब उसके आसपास दोबारा से दिव्य आभा बनने लगी। उसका रूप दोबारा से बदलने लगा। उसकी सुनहरी आंखें सफ़ेद होने लगी। उसके हाथों पर सफ़ेद रंग के जेवर आ गए। उसके एक पंख सफ़ेद होने लगा। उसकी आत्मा की ताकत बढ़ने लगी। उसके मुंह पर लाल रंग का कवच बन गया। जब उसने हवा में पैर रखा, उस जगह का आयाम चटक उठा। उसके शरीर से बेइंतहा ताकत निकलने लगी। इस बार करण ने आत्मा देवी की ब्लेसिंग का इस्तेमाल भी कर लिया था। पिंजरे में कैद लोग सलाखों को पकड़ झांक झांक कर करण का ये रूप देख रहे थे। उन्होंने आज से पहले से ऐसा कुछ नहीं देखा था। लीडर गुरु 3 देवताओं के उत्तराधिकारी है। वह 3 ब्लेसिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह न कभी हुआ और न कभी किसी ने सुना। ये चमत्कार है। वह सच में इज्जत लायक है। अभी शंकर तक दंग रहे थे। काला भालू कबीले और अजगर वंश कबीले के लीडर गंभीर हो चुके थे। बाकी सब करण को ऐसे देख रहे थे मानो सच में देवता प्रकट हो गए हो। ड्रैगन लेडी और बाकियों के लिए आज का दिन सबसे खास था। अपने लीडर के लिए उनकी इज्जत पहले से भी ज्यादा बढ़ गई। इधर कालचीत ने दांत पीसते हुए कहा, आत्मा देवता की ब्लेसिंग थोक में मिल रही है क्या? ब्लेसिंग? कालचीत को तो यकीन नहीं हो रहा था, पर अब उसे एक बात समझ आ रही थी। क्यों पूरी दुनिया करण के पीछे पड़ी है? ये सच में एक बड़ा खतरा है। अभी तो यह अंडे में है, तब भी दुनिया हिला रखी है। इसे अगर और समय दिया जाए तो वह दिन दूर नहीं जब उन सब का काल बनकर यह आएगा। नहीं, तुझे मैं और ज्यादा ताकतवर नहीं बनने दूंगा। कालचीत ने अपना मुंह खोकर बीम अटैक किया। करण इस बार बिल्कुल भी नहीं हिला। उसने अपना हाथ आगे किया। उसके हाथ से युद्ध देवता, आत्मा देवी, लाइट देवी तीनों की रोशनी एक साथ फूटी, जो जाकर उस बीम से टकराए। जब दोनों में टकराव हुआ, चारों तरफ सफेद प्रकाश फैल गया। सबकी आंखें चौंधिया गईं। उन्हें कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, मगर दबाव साफ महसूस किया जा सकता था, जिसके कुछ पल बाद तेज विस्फोट हुआ, इतना तगड़ा कि आसमान फट गया। उस जगह तारा मंडल नजर आने लगे, जिसके बाद एक बड़ा सा विशाल शरीर जमीन पर आकर गिरा। उसके गिरने से उस जगह की धरती कांप उठी। सारे पिंजरे हवा में उछलकर जमीन पर गिरे। आसमान में बना चक्र तबाह हो गया। ऐसा होते ही सारे पिंजरे भी गायब हो गए। सारे लीडर आजाद हो चुके थे। प्रियांशी की दीवार भी टूट चुकी थी। सारे लोग खून की उल्टियां करके जमीन पर आ गए, मगर सबकी नज़र आसमान पर थी, जहां अब भी शक्तियों का भंवर बना हुआ था। और तभी उस भंवर में बहुत सारी ऊर्जा जमा होने लगी। जब शक्तियों की धुंध हटी, सबने देखा कि उस जगह कुछ तो बड़ा सा बन रहा था। एक विशालकाय सिंहासन, जो इतनी शानदार तरीके से बन रहा था कि किसी की भी नज़र उस जगह से हटी ही नहीं। सिंहासन के पास जाने के रास्ते पर कई सारे सेनापति भाला लिए खड़े थे। हाथी और घोड़े उनके पीछे सिर झुकाए हुए थे। आगे जाकर युद्ध देवता का सिंहासन था, जिसके बैकग्राउंड की दीवार सुनहरे और सफ़ेद रंग में थी। एक साइड में परियां खड़ी थी तो दूसरी तरफ आत्माएं। उन दीवार के ऊपर 3 दिव्य मंडल घूम रहे थे, जो युद्ध देवता, आत्मा देवता और लाइट देवी को दर्शा रहे थे। उन सब का कुल मिलाकर आकार 1000 मीटर का था। और तभी सबने देखा कि उसकी तरफ हम सब का करण एक एक कदम के साथ जा रहा है। उसके पहले कदम से ही सेनापति अपना भाला जमीन पर मारने लगे। हाथी पैर पटकने लगे, घोड़े हिनहिनाने लगे। करण जब आगे बढ़ा, दिव्य मंडल घूमने लगे। सिंहासन से दिव्य प्रकाश निकलने लगा, जिसने सबको अपने अधीन आने के लिए मजबूर कर दिया। लीडर्स ने बड़ी मुश्किल से अपने मन को लगाम लगाए। करण जब उस सिंहासन के पास पहुंचा, परियां और आत्माएं झुककर उसे इज्जत देने लगी, जिनके बीच से होते हुए करण उस सिंहासन पर बैठ गया। ऐसा होते ही उस जगह की आभा ही बदल गई। ऐसा लगा मानो कोई देवता उस जगह प्रकट हुआ हो। लीडर देवसेना सबकी नजरों के सामने आगे आए। कुछ पल करण को देखने के बाद उन्होंने अपना एक घुटना जमीन पर रख दिया, जिसे देख सबके होश उड़ गए। सुरेश मान भी उनके पीछे आकर बैठ गया।
ड्रैगन लेडी और बाकी जानने वाले भी करण के सामने झुक गए, यहाँ तक कि रॉबर्ट आर्मी के लीडर भी। लीडर विश्वनाथ और गोंडा का खून खोल रहा था, मगर हालतों को समझकर वह शांत हो गए। लीडर विश्वनाथ को सबसे ज्यादा गुस्सा तो उस राहु पर आया, उसका बेटा होकर अपने दुश्मन के आगे झुका हुआ था। प्रियांशी का चेहरा गर्व से भर उठा। एक बार को उसका मन हुआ वह भी असुर देवता का सिंहासन बनाए, लेकिन उसने ऐसा करने से खुद को रोका, मगर उसने ठान लिया था एक दिन वह भी ऐसा कुछ करेगी। बहरहाल सब करण को देखने में इतने व्यस्त हो गए थे, वह भूल ही गए कालचीत अब भी जिंदा है। और जब कालचीत अपनी जगह से खड़ा हुआ, सबका ध्यान अब जाकर उस पर गया। हालत बहुत बुरी थी, उसकी ताकत लगभग खत्म सी थी, मगर अब भी गुस्से से वह करण को घूर रहा था। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, कालचीत अपनी आखिरी कोशिश करने लगा। दहाड़ते हुए करण के पास जाने लगा, मगर करण ने बस उसे घुरा और हवा में ही कालचीत जम गया, जिसके अगल पल में वह जमीन पर दबा हुआ नजर आया। उसने उठने की बहुत कोशिश की, मगर दबाव इतना ज्यादा था कि वह रेंग तक नहीं। 1334 to 1335 कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। करण ने अपना सिंहासन बना लिया था और कालचीत अब भी उसे मारने की कोशिश में था, मगर अब उसके पास इतनी ऊर्जा और ताकत नहीं बची थी। बस करण के घूरने भरे से वह जमीन पर दब गया था। पूरी जान लगाकर भी वह खड़ा नहीं हो पाया। सब ये सब देखते हुए करण को देखने लगे, जो गहरी और भारी आवाज में कह रहा था, तुमने इस जगह पर आके सबको खत्म करने की कोशिश की, राक्षसी शहर को तबाह करने की कोशिश की। इन सब गुनाहों के लिए तुम्हें सिर्फ मौत की सजा दी जाती है। मौत की सजा? तू मुझे क्या मारेगा? करण कालचीत पागलों की तरह हंसने लगा। सबको तो वह पागल नजर आ रहा था, पर जब उसने अपनी अगली बात कही सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कहा, मैं तो बस अपने एक बूंद का खून का एक रूप हूं, मैं असल में इस जगह नहीं हूं। आज बेशक तू मेरे इस रूप को मार दे, मगर जब मेरा असली शरीर तेरे सामने होगा, जब तू घुटनों पर बैठकर जान की भीख मांगेगा, और मैं तुझ पर कोई रहम नहीं करूंगा। ये जानकर कि यह असली कालचीत था ही नहीं, सबके होश उड़ गए। बस एक खून से जब इतना ताकतवर रूप बन सकता है, जिसने लगभग आज सुंदर वन जंगल को खत्म कर दिया, तब क्या होगा जब साक्षात खुद कालचीत प्रकट होगा। ये सोचकर ही सबके रोंगटे खड़े हो जाते। पर करण शून्य भाव के साथ बोला, जल्दी तुम्हारे असली रूप को भी सजा दी जाएगी, और अगर तुम इसके जरिए मेरी बात सुन पा रहे हो तो आज इस बात को अपने जहन में बसा लेना, एक दिन मैं तुम्हें ढूंढकर जान से खत्म कर दूंगा। तू? कालचीत चिल्लाया, और तब करण ने आगे हाथ करके उसे नीचे कर दिया। ऐसा होते ही कालचीत का खून फट गया। सबकी नजरों के सामने कालचीत का अंत हो गया था। जब ऐसा हुआ, करण की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा, उसका सिंहासन गायब होने लगा, वह जमीन पर गिरने लगा, उसकी आंखें बंद हो गई। ठंडी हवाओं का झोंका उसके चेहरे से टकराया, और जब करण ने अपनी आंखें खोली, आसपास का नजारा बदल गया था। वह एक कमरे में था, पलंग पर लेटा हुआ वह उठकर बैठ गया। उसने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा, यह उसका ही कमरा था। करण ने अपने कपड़ों को देखा, जो बदल दिए गए थे। खुद से बोलने लगा, मेरे कपड़े किसने बदल दिए? करण पलंग से उतरा, मगर जमीन पर जब उसका पैर लगा, वह संतुलित होकर जमीन पर गिर गया। हाथों का सहारा ले वह जमीन पर बैठा। मेरा शरीर तो बहुत कमजोर हो गया है। करण ने अपनी जांच की, फिर एक बूंद खून निकाल उसने अपनी आंख में लगाया। सामने एक रिपोर्ट आ गई, ज्यादा शक्ति इस्तेमाल करने की वजह से हड्डियां में कमजोरी आ गई, खून ज्यादा जल गया, दिल पर सबसे ज्यादा असर हुआ है, जांघों की नसें दब गई है। 6 महीने आराम करने के बाद सब ठीक हो जाएगा। करण का मूड खराब हो गया और बोला, 6 महीने में मैं चक्रवर्ती सम्राट बन जाऊंगा, और यह मुझे आराम करने के लिए कह रहा है। करण थोड़ी सी जान लगाकर खड़ा हुआ और उस रिपोर्ट को पढ़ते हुए इसका इलाज भी देखने लगा। अल्टीमेट सोर्स पिल, रैंक 8 की पिल, यह मेरी हालत को ठीक कर सकती है। करण ने पढ़ा, फिर उस पिल में होने वाली सामग्री देखने लगा, लेकिन उसमें सामग्री के बारे में कुछ नहीं लिखा था। इस वजह से करण थोड़ा उदास हो गया और बोला, लगता है मुझे पहले पिल हॉल जाना होगा। लेकिन आसपास कोई पिल हॉल है भी? करण को इस जगह अब तक ऐसा कुछ नहीं मिला था। वैद्य मास्टर हॉल जरूर था, पिल मास्टर हॉल का नाम उसने इस जगह नहीं सुना था, लेकिन उत्तरी हिस्से में पिल काउंसिल है इतना उसे पता था। मगर इतनी दूर कौन जाएगा? ऐसा सोच वह कमरे से बाहर आ गया। उस जगह सैनिक खड़े हुए थे करण की सुरक्षा के लिए, जो करण को देखते ही झुक गए। झुकने के लिए मना कर रखा है ना, अब लिखकर सबको दूं। करण की डांट सुन सब सैनिक स्थिर खड़े हो गए और चमकती आंखों से करण को घूरते रहे। उन्हें नजरअंदाज कर करण गलियारों से होता हुआ दरबार के लिए जाने लगा। दरबार में इस समय सब श्रेष्ठ और ताकतवर लोग जमा थे। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था, सबके चेहरे पर गंभीर भाव थे, सबकी नज़र प्रियांशी पर टिकी हुई थी।
वहीं पारो भी गंभीर थी। उसने भी अपना मास्क हटा दिया था। सबको पता चल गया था। उनकी दूसरी श्रेष्ठ असल में फायर पारो थी। प्रियांशी ने सवाल किया, क्या उसके बचने के कोई आसार नहीं है? सवाल वैद्य मास्टर हॉल के हेड मास्टर से किया गया था। उन्हें खास इस जगह बुलाया गया था। हेड मास्टर ने ना में सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश कर चुका हूँ श्रेष्ठ। अगर उस लड़की के पास थोड़ा और समय होता तो मैं 4 सितारा वैद्य मास्टर को बुला लेता, पर आप तो जानती है उन्हें बुलाने पर कितना समय लगता है। कोई दूसरा रास्ता नहीं है? प्रियांशी ने पूछा। हेड मास्टर ने साफ मना कर दिया। और तभी दरबार के बाहर से आवाज आई। दल के लीडर करण दरबार में पधार रहे हैं। ये सुन सब अपनी अपनी जगह पर खड़े होने लगे। जब तक करण दरबार में दाखिल हो गया था, उन्हें खड़ा होते देख उसने उन्हें बैठने के लिए हाथ हिलाया। कितनी बार कहा है, ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए करण की नज़र हेडमास्टर पर पड़ी। तुम भी यहाँ हो? करण थोड़ा हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम हो, मुझे तुमसे कुछ पूछना भी था। हेडमास्टर ने अपने हाथ जोड़कर कहा, ये तो मेरे लिए खुशी की बात है जो मैं लीडर लवली करण के कुछ काम सकता हूँ। वो ठीक है, मगर ये लवली लगाना जरूरी था? करण बड़बड़ाया। उसे तो आज भी उस नाम देने वाले के लिए गाली आती थी जिसने उसे यह निकनेम दिया था, मगर वह इस बारे में ज्यादा सोचता। इससे पहले ही उसने उस जगह शबाना को देखा। करण और ज्यादा हैरान हो गया। फिर सबके उतरे हुए मुंह देख उसे बहुत अजीब लगा। क्या हुआ? करण ने प्रियांशी की तरफ देखा। प्रियांशी ने पारो को एक नज़र देखा, फिर करण से बोली, वो तुम्हारी की हालत खराब है और शायद आजकल में मर जाएगी। करण भ्रमित हो गया। उसने चारों तरफ नजरें घुमाई। उसके सारे लोग उसके साथ ही थे। फिर प्रियांशी किसकी बात कर रही है? और तब करण के दिमाग में एक नाम आया। मंडिका? करण ने पूछा। प्रियांशी ने अपना सिर हिलाया। करण परेशान नजर आने लगा। हेडमास्टर ने कहा, मिस मंडिका के शरीर को प्रताड़ित किया गया था। उनके पास पहले से इतनी ताकत नहीं थी, वह चल फिर से सके, और जब कालचीत ने हमले किए उसके दबाव से मिस मंडिका का शरीर तबाह होने लगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन सारी जड़ी बूटियां उन पर बेअसर है। करण ने बड़ी ध्यान से सब कुछ सुना। मुझे उसके पास ले चलो। करण की बात पर हेडमास्टर ने सिर हिलाया। थोड़ी देर बाद वह सब एक कमरे में थे। सामने बिस्तर पर मंडिका थी। उसकी सांसें बहुत कमजोर थी। उंगली उठाने की शक्ति भी उसके पास नहीं थी। करण को यह देखकर बहुत बुरा लगा। मंडिका ने उसकी वजह से बहुत पीड़ा सही थी। उसने उसके लिए खुद को बदल दिया था। मांस खाना छोड़ दिया था। ढके कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। अपना हिंसक और कामुक व्यवहार त्याग दिया था। करण उसे मरने तो नहीं देगा। उसने उसका एक बूंद खून निकाला, उसे आंख में रगड़कर उसका इलाज देखने लगा। जैसा कि हेडमास्टर ने कहा था, वही सब इस रिपोर्ट में भी था। करण ने इलाज वाला हिस्सा पढ़ा, जहां पर कुछ ऐसी जड़ी बूटियों के नाम थे जिन्हें पढ़ते ही अग्नि ने कहा, इसका इलाज इस जगह असंभव है। ये सब जड़ी बूटियां इस ग्रह पर नहीं मिल सकती। जो सुन करण के माथे पर शिकन आ गई। मंडिका एक दानव थी, ऊंची दुनिया से आई थी। उसका शरीर आम लोगों से खास था, और सामर्थ ग्रह पर ऐसी जड़ी बूटियां मौजूद नहीं थी जो मंडिका इलाज कर सके। करण ने अग्नि से पूछा, लेकिन उसकी जैसी जड़ी बूटियां भी तो होंगी। इस ग्रह पर दानवी ऊर्जा नहीं है। कालचीत को भी अपनी हालत ठीक करने के लिए क्या करना पड़ा था, तुम तो अच्छे से जानते हो। इसका बचना मुमकिन नहीं है, अग्नि ने जवाब दिया। करण ने मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखों के सामने मंडी का चेहरा था। इतना सब सहने के बाद भी उसे अपनी जान देनी होगी। यह कोई अच्छी बात नहीं थी। हेडमास्टर ने पूछा, आपको कोई इलाज समझ आया लीडर? पूरा वैद्य मास्टर हॉल आपकी मदद के लिए तैयार है। करण ने कोई जवाब नहीं दिया। पास वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गया। उसकी नज़र लगातार मंडिका पर थी। उसके पास समय भी कम बचा था। अगर करण उसका इलाज करने के लिए कुछ ढूंढने भी निकला, तब भी बहुत देर हो चुकी होगी। करण को शांत देख हेडमास्टर और बाकियों के चेहरे भी उतर गए। लगता है जादूगर करण का जादू इस जगह काम नहीं आने वाला था, और इससे कोई भी उसकी काबिलियत पर शक नहीं कर सकता था। हेडमास्टर की पत्नी का इलाज करण ने किया था, जो इलाज 4 सितारा वैद्य मास्टर नहीं कर पाए थे। उन सब के भाव से अलग करण खुद को बड़ा मजबूर महसूस कर रहा था। उसने इतने ताकतवर दानव को मार डाला था, लेकिन एक लड़की को बचाने की ताकत उसके पास नहीं थी। करण हताशा की गहराई में गिरता चला जा रहा था, और तब उसे एक आवाज सुनाई दी। तुम उसकी जान बचाना चाहते हो, बचा सकते हो। यह आवाज असल युद्ध देवता विक्रमादित्य की थी। करण की आंखों में चमक आ गई। अगले ही पल युद्ध ग्रह वह नजर आया। सामने युद्ध देवता विक्रमादित्य थे। करण ने पूछा, आप उसका इलाज कर सकते हैं? युद्ध देवता विक्रमादित्य ने करण को कुछ पल देखा, फिर बिना किसी भाव के बोले, मैं खुद इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक रास्ता तुम्हें सुझा सकता हूं, जिससे तुम अपनी दोस्त की जान बचा सकते हो।
करण ने झट से पूछा, आप मुझे उपाय बताए, मैं उसे जरूरी इस्तेमाल करूंगा मंडिका को बचाने के लिए। अगर करण को पहाड़ भी तोड़ना पड़े तो उसे भी वह तोड़ देगा। युद्ध देवता विक्रमादित्य उसे कुछ पल देखते रहे और फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे पास उसका इलाज है, तुम्हें प्रेम की देवी याद है? करण ने सिर हिलाया। युद्ध देवता विक्रमादित्य आगे बोले, उन्होंने तुम्हें एक फूल दिया था, उस फूल पर तुम अपनी एक बूंद खून डालकर उस लड़की के शरीर में प्रवेश करवाओगे तो वह लड़की बच जाएगी। अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। करण का चेहरा खिल गया। उसे तो खुद पर तरस आ रहा था, इतनी कीमती चीज उसके पास थी, मगर वह उसे तो पूरी तरह से भूल ही गया था। मगर एकदम से उसे प्रेम की देवी की पूरी बात याद आई, जिससे उसके चेहरे की चमक गायब हो गई। उसने ना में सिर हिला दिया। मैं ऐसा नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। उस फूल का अगर मैंने इस्तेमाल किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस लड़की की जिंदगी खत्म हो जाएगी, मेरी खत्म हो जाएगी। मैं करिश्मा को क्या जवाब दूंगा? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। करण को याद आ गया था, अगर उसने उस फूल का इस्तेमाल किया तब मंडिका बेशक ठीक हो जाएगी, लेकिन उसकी कोख करण का बच्चा आ जाएगा, और करण ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। उसको बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, युद्ध देवता विक्रमादित्य ने करण से कहा। मगर करण ने ना में सिर हिलाया। मैं कुछ करूंगा, मंडिका को बचा लूंगा, लेकिन ये तरीका इस्तेमाल नहीं करूंगा। करण उसकी मदद करके मंडिका के जीवन को खत्म कर देगा, बिना किसी प्रेम संबंध के। उसके पेट में करण का बच्चा आ गया तो मंडिका का भविष्य क्या होगा? और करण के बच्चे, अगर वह दुनिया में आए और उन्हें पता चला कि उनके पिता उनकी मां से प्यार नहीं करते थे, वो उससे नफरत करने लगेंगे, और करिश्मा तक ये बात गई तो उन दोनों का रिश्ता खत्म हो जाएगा, जिसके लिए वह सब इतना सब सहन कर रहा है। सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। करण इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। युद्ध देवता विक्रमादित्य ने कुछ पल की चुप्पी के बाद कहा, सब कुछ मुफ्त में नहीं मिलता करण सूर्यवंशी, हर एक खुशी की कीमत अदा करनी पड़ती है, और आज तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं। उस लड़की की जान बचाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम करती है, जिसने अपना व्यक्तित्व तुम्हारे लिए बदल दिया, या फिर उसे मरने दो। आखिरी फैसला सिर्फ तुम्हारा है। युद्ध देवता विक्रमादित्य मुड़कर गायब होने लगे। जाते जाते उन्होंने कहा, बस एक बात को याद रखना, अगर आज वह लड़की मर गई तब तुम खुद से भी नजरें नहीं मिला पाओगे, चूंकि तुम्हारे पास बचाने का रास्ता था। उनके ये शब्द सुनकर करण वापस अपने शरीर में आ गया। उसने नम आंखों से मंडिका को देखा। उसकी आंखें नम हो गई, जिसके बाद उसे धुंधलापन नजर आया। सिर घूमने लगा। करण ने खुद को संभाला। वह अभी बहुत कमजोर था। ज्यादा चिंता उसे और कमजोर कर रही थी। मैं अपनी करिश्मा को धोखा नहीं दे सकता। करण खड़ा हुआ। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। तुम ठीक हो? प्रियांशी ने हड़बड़ाकर उसे सहारा दिया। तुम्हारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है, तुम चलकर आराम करो। प्रियांशी उसे अपने साथ ले जाने लगी। करण ने एक नज़र मंडिका को देखा भी नहीं। थोड़ी देर बाद प्रियांशी उसे उसके कमरे में ले आए। तुम आराम करो, मैं कुछ अच्छा सा तुम्हारे लिए बनवा देती हूँ। करण ने बस अपना सिर हिलाया। प्रियांशी हल्के से मुस्कराकर जाने लगी, लेकिन तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। प्रियांशी ने उसे देखा। करण ने कहा, थोड़ी देर यहीं बैठ जाओ, बाद में चली जाना। प्रियांशी मुस्करा दी। ठीक है। प्रियांशी उसके पास ही बैठ गई। करण ने कहा, तुम अब कैसी हो, और मेरे बेहोश होने के बाद क्या क्या हुआ? प्रियांशी सटक कर बैठ गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, कुछ दिन बेहोश रही थी, लेकिन मुझे ज्यादा भारी नुकसान नहीं हुआ। और कालचीत के मरने के बाद लीडर अभिशंकर ने तुम्हें पकड़ा था। उसके बाद काला भालू कबीले के लीडर और अजगर वंश कबीले के लीडर ने हम पर उंगली उठाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि हमारी वजह से सुंदर वन जंगल पर इतनी बड़ी मुसीबत आई थी। करण को हैरानी नहीं हुई। उसे पता था वह लोग ऐसा ही कुछ करेंगे। प्रियांशी ने कहा, लीडर देवसेना ने उस समय बात को दबा दिया, मगर वह लोग लीडर मीटिंग बुलाने के लिए जोर दे रहे हैं। अब तुम होश में आ गए हो, तो वो लोग जल्दी संदेश भेजने वाले हैं। इन लोगों को तोड़ने का समय आ गया है। करण बड़बड़ाया। अंडस को करण ने लिया फैसला। काला भालू और अजगर वंश कबीले के लोगों ने सच में करण का दिमाग खराब कर रखा था। इन लोगों को अब ठिकाने लगाने का समय आ गया था। करण ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक से उसे एक चीज का ख्याल आया। उसने प्रियांशी से पूछा, मुझे अब भी एक बात समझ नहीं आई, असुर देवता ने तुम्हें ब्लेसिंग कैसे दे दी? इसके लिए तो मिशन पूरे करने पड़ते हैं ना, तुम्हें इतनी आसानी से ब्लेसिंग कैसे मिलो? करण को पता था ब्लेसिंग मिलना कितना ज्यादा मुश्किल होता है। उसे खुद कितना रगड़ना पड़ा था। देवता उसके अंदर थे तब भी वह उसे ब्लेसिंग नहीं देते थे। और पारो के साथ भी तो ऐसा ही था। उसको अग्नि देवता की ब्लेसिंग के लिए 7 बीस्ट को हराना पड़ा, वह भी अलग दुनिया में जाकर। प्रियांशी का करण का सवाल सुनकर
हकलाने लगी, फिर हाथ हिलाते हुए बोली, शायद मैं तुमसे ज्यादा काबिल हूं, इसीलिए। प्रियांशी नकली हंसी हंस रही थी, मगर करण ये सब देख पा रहा था। इतने समय से वह एक दूसरे के साथ थे, अगर उसके झूठ को भी समझ न पाए फिर उनकी दोस्ती बस एक दिखावा होती। करण ने सख्त भाव के साथ कहा, इसमें कोई शक नहीं, तुम मुझसे ज्यादा काबिल हो, मगर ब्लेसिंग मिलने के लिए सिर्फ काबिल होना जरूरी नहीं है। अब मुझे सच सच बताओ, ये सब कैसे हुआ? तुम ज्यादा सोच रहे हो, असुर देवता ने खुद मुझे ढूंढा था, इसीलिए ब्लेसिंग मिल गई। अब तुम ये सब छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए कुछ गर्मा गर्म बनवा कर लाती हूँ। प्रियांशी नहीं चाहती थी करण को उसकी कसम का पता लगे। वह उठकर उस जगह से जाने लगी, पर करण ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम है, सच सच बोलो, आखिर तुम्हें पहली ब्लेसिंग क्यों मिली? प्रियांशी के कदम ठिठक गए, उसके होठ भींच गए। उसने पलटकर करण को देखा, उसकी आंखों में जिद्दीपन था, वह इसकी वजह जानकर ही मानने वाला था। वह वापस से करण के पास बैठ गई, करण से नजरें चुराने लगी। करण उसे देखा जा रहा था, अब तो उसे भी कुछ गलत होने का एहसास हो गया था। प्रियांशी ने एक गहरी सांस लेकर कहा, जब असुर देवता मेरे सामने आए, उन्होंने मुझे एक कसम लेने के लिए कहा, मैंने वो कसम ली और ब्लेसिंग मिल गई। कैसी कसम? करण ने की आंखें छोटी हो गई। प्रियांशी ने एक चुप्पी के बाद कहा, जीवन भर शादी न करने की, प्रेम संबंध न बनाने की, आखिरी सांस तक पवित्र रहने की। क्या? करण का चेहरा जमसा गया। प्रियांशी की कसम सच में बहुत बड़ी थी। कोई इंसान या फिर एक जानवर भी अपना पूरा जीवन अकेले नहीं काट सकता था, एक हमसफर का होना जरूरी होता है, जो उनका हाथ थामकर उन्हें अपनाए। करण झुंझला गया, उसने भड़कते हुए कहा, क्यों? इतना वाहियत कसम खाने की क्या जरूरत थी? नहीं, तुम उस असुर देवता की कसम का पालन नहीं करोगी। लात मारो उसकी ब्लेसिंग को, कोई जरूरत नहीं है उसकी। और भी देवता है, और भाड़ में गए देवता। तुम्हें ताकतवर बनने के बाद देवताओं की जरूरत नहीं है। तुम इस कसम को बिल्कुल नहीं मानेगी, समझी ना? करण अपनी दोस्त को जीवन भर अकेली नहीं देख सकता था। बेशक उसे कोई लड़का पसंद नहीं आता था, लेकिन एक दिन जरूर ऐसा कोई होगा जो उसे पसंद आएगा, और उस दिन का करण को बेसब्री से इंतजार था। बात रही देवताओं की, तो ऐसे देवताओं को वो लात मारता है। ऐसी कसम उसके सामने देने की जुर्रत की होती थी तो 4 गाली देकर उस असुर देवता को भगा देता, और ज्यादा बक बक करता तो जूता फेंक मारता। पर प्रियांशी को कभी भी इसके लिए राजी नहीं होने देता। उसे अपने लिए इतनी चिंता करते देख प्रियांशी की आंखें नम हो गई, उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। उसने कहा, तुम भी अच्छे से जानते हो मैंने इस कसम के साथ हामी क्यों भरी होगी। करण का मुंह बंद हो गया, वह एकटक प्रियांशी को देखता रहा। उसे पता था प्रियांशी उसे पसंद करती है, कई बार उसने यह एहसास भी उसे दिलाया है, मगर प्रियांशी ने कभी उसे जताया नहीं, चूंकि उसे पता था वह कितनी भी कोशिश कर ले, करण के दिल में करिश्मा की जगह नहीं ले सकती। करण की आंखें नम हो गई, उसे एहसास हो रहा था प्रियांशी उससे कितना प्रेम करती है। प्रियांशी ने कहा, मैं बस तुम्हारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलना चाहती हूँ, तुम्हारी ताकत बनना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हर मुश्किलों का डटकर सामना करना चाहती हूँ। और एक बात कहूँ, मेरी जगह अगर श्रेया और पारो होती तो वो भी ऐसा ही करती। फिर खुद के आंसू साफ करके वह खड़ी हुई, जबरदस्ती की मुस्कान के साथ बोली, अब तो कुछ खाने के लिए ले आती हूँ। प्रियांशी ज्यादा देर इस जगह रुकती तो शायद वह करण से अपने दिल की बात आज कह ही देती, और अब इसका कोई मतलब नहीं था, इससे सिर्फ वह करण और खुद के रिश्ते में खटास ले आएगी। ये सब सोचते हुए वह कमरे से चली गई, और यहाँ करण की आंख से आंसू बहता हुआ उसके हाथ पर गिरा। उसने रुंधी आवाज में कहा, उसने खुद को मेरे लिए हथियार बना लिया। करण ने बिल्कुल सही कहा था, प्रियांशी अब बस एक हथियार से ज्यादा कुछ नहीं बची थी, और ऐसा उसने उसके लिए किया जिसका प्यार उसे कभी नहीं मिल सकता था। उसने सच में एक बड़ी कुर्बानी दी थी। काफी देर तक करण बस सदमे में ही रहा, फिर अपने आंसुओं को साफ करके उसके खुली खिड़की को देखा, उसके पास जाकर खड़ा हुआ। नीले आसमान को देखते हुए उसे युद्ध देवता की बात याद रही थी, कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता, सबकी कोई ना कोई एक कीमत होती है। करण अविरल आसमान को देखा जा रहा था, और फिर एकदम से उसे आसमान में प्रियांशी का जीवन नजर आने लगा, जहां वह बस अकेली थी, एक गुमनाम से ग्रह पर अकेली समंदर को देखती हुई। वक्त के साथ उसकी भावनाओं का भी अंत हो गया, उसके चेहरे पर जो चमक थी पूरी तरह से जा चुकी थी। करण ने मुट्ठी भींच ली, इसको बदलने का कोई तो रास्ता होगा, मैं अपनी दोस्त के साथ ऐसा होता हुआ नहीं देख सकता। करण ने ये सवाल अंतर मन किया था, उसे आशा थी युद्ध देवता और फिर कोई दूसरा देवता उसे रास्ता बताएगा, मगर इस बार तो अग्नि भी कुछ नहीं बोल रहा था। शायद उन लोगों के पास भी इसका कोई हल नहीं था, लेकिन करण ने दृढ़ स्वर में कहा, मैं रास्ता जरूर निकालूंगा।
बेशक इसके लिए उस असुर देवता का काम तमाम ही क्यों न करना पड़े। उसे कसम बदलने के लिए मजबूर करूंगा, नहीं तो उसे जान से मार दूंगा, मगर अपनी दोस्त की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। करण ने अब अपने एक लक्ष्य बना लिया था, उस असुर देवता को कसम वापस लेने का। अब इसके लिए उसे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े, उसे असुर देवता के साथ युद्ध क्यों न करना पड़े, बेशक इसके लिए उसे मारना ही क्यों न पड़े। ऐसा सोचते हुए करण ने आसमान की तरफ दोबारा देखा, और एकदम से उस जगह उसे मंडिका नजर आने लगी, जो घुट घुट कर बस मरने वाली थी। करण के कदम ठिठक गए, वह नजरें फेरने वाला था। तब उसे प्रियांशी की कसम याद आ गई। मैं जीवन भर अकेली रहूंगी ये याद कर करण रंजिश में फंस गया। एक तरफ प्रियांशी थी जो उसके लिए अपना सब कुछ त्याग कर बैठ गई, ये पता होते भी करण उसका कभी नहीं हो सकता, और एक वो था जो मंडिका मरने दे रहा था। किस लिए? चूंकि वह करिश्मा के सामने खड़ा नहीं हो पाएगा, उनका रिश्ता इससे टूट सकता है। मंडिका के बच्चे उससे नफरत करेंगे, क्या मंडिका इसके लिए उसे माफ करेगी? मगर करण एक चीज भूल गया, ये सब वह चीजें हैं जो भविष्य में हो सकती है, जिस पर उसका कोई काबू नहीं है। मगर आज उसके हाथ में किसी की जान बचाने का रास्ता है, उस मंडिका का जिसने खुद को उसके लिए बदल दिया, एक दानव होने के बावजूद एक इंसान के लिए मांस छोड़ दिया, अपने वंश से गद्दारी कर दी। ये जानते हुए भी करण कभी उसे अपना संगनी नहीं बनाएगा। करण का दिमाग फटा जा रहा था, इतना दबाव उसने कालचीत के आने पर महसूस नहीं किया था जितना उसे अब हो रहा था। 10 मिनट तक गहराई से इस बारे में सोचने के बाद उसने अपना मन पक्का किया, अपने कदम कमरे के बाहर की तरफ बढ़ा दिए। सामने से प्रियांशी आ रही थी, उसके साथ एक दासी थी जिसके हाथों में खाने के लिए कुछ था। क्या हुआ करण? प्रियांशी ने पूछा। इस पर ने इशारे से उसे अपने साथ आने के लिए कहा। दासी को खाना रखने का कहर कर वह करण के पीछे चल पड़ी। जल्दी ही उन्हें मंडिका का कमरा नजर आया। प्रियांशी ने एक नज़र करण को देखा, जल्दी ही दोनों कमरे में दाखिल हो गए। उस जगह पहले से हेड मास्टर और बाकी लोग मौजूद थे जो आपस में चर्चा कर रहे थे ताकि इसमें से कोई इलाज का रास्ता निकल आए। मगर जब उन्होंने करण को देखा, सब शांत हो गए। करण ने उन पर ध्यान नहीं दिया और मंडिका को देखकर उसके पास जाकर बैठ गया। सब एक दूसरे के चेहरे देखने लगे, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं करण शब्द ट्रांसफर तकनीक का इस्तेमाल करके मंडिका से पूछ रहा था, मैं जानता हूं तुम मेरी बात सुन सकती हो, मैं तुम्हें बचाना चाहता हूं और बचा भी सकता हूं, मगर करण ने हिम्मत जुटाई, इससे तुम्हारी को। करण को ये सब कहने में बहुत अजीब लग रहा था, वह खुद बस 21 साल का था। फिर भी उसने कहा, तुम्हारी कोख भर जाएगी, उनमें मेरा खून होगा, अगर तुम इसके लिए तैयार हो तो कोई इशारा करो। करण ने इतना कहा ही था कि उसके हाथ से मंडिका की एक उंगली स्पर्श कर गई। करण ने देखा, उसकी छोटी उंगली हल्की सी हिली थी। मंडिका ने इसके लिए हामी भर दी थी। करण को लगा नहीं था मंडिका एक पल भी इस बारे में नहीं सोचेगी। ऐसा लग रहा था मानो इसी के लिए वह कब से इंतजार कर रही थी। करण कुछ देर मंडिका को देखने के बाद खड़ा हुआ। सबकी नज़रों के सामने उसने कलाई घुमाई और उस फूल को निकाल लिया। उसमें से निकल रही दिव्य ऊर्जा ने सबको अपनी तरफ आकर्षित किया। बिना किसी को कुछ बताए करण ने अपनी उंगली पर हल्का सा कट मारा और फूल में अपनी एक खून की बूंद डाल दी। अगर एक बूंद से काम नहीं हुआ था, मन में ऐसा सोच, उसने अपनी एक और बूंद उसमें डाल दी। फिर सबकी नज़रों के सामने उसने उसे मंडिका के पेट पर रखा। फूल अपने आप पेट को बाईपास करके अंदर चला गया, लेकिन ऐसा करने के बाद भी मंडिका की हालत में कोई सुधार नहीं आया। करण भ्रमित हो गया, अब तक तो इसे ठीक हो जाना चाहिए था। करण ने खुद से इतना कहा ही था। उसे अग्नि की आवाज़ सुनाई दी, इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती वो, उसे 9 महीने का समय लगेगा। 9 महीने का समय, पर इतने समय तक ये जिंदा कैसे रहेगी? मंडिका के पास समय ही तो नहीं था, वरना करण कोई तीसरा रास्ता नहीं चुन लेता। इसका जवाब तो अग्नि के पास भी नहीं था, लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, अगर हम इसे एक रुके हुए समय में रोक दें तो बात बन सकती है। फूल अपना काम करता रहेगा और शरीर को भी समय मिल जाएगा। समय को रोकना होगा। मैं ऐसा कर तो सकता हूं, मगर सिर्फ कुछ पल के लिए, इतने लंबे समय के लिए नहीं कर सकता। करण सिर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गया। एक मुश्किल का हल निकलता नहीं था, दूसरी मुश्किल अपना कैमियो कर देती थी। अगर अब समय नहीं रोका गया तो मंडिका अंत निश्चित था। करण का सिर फटा जा रहा था, इतनी हिम्मत करके ऐसा फैसला लिया, और बाद में क्या हुआ? सब कुछ बेकार। उसे इतना चिढ़ा और परेशान देख हेडमास्टर ने पूछा, आपने जो कुछ भी दिया, क्या वह काम नहीं कर रहा? करण ने कहा, काम तो वो कर सकता है, मगर इसके लिए उसे समय की जरूरत है। मंडिका के आसपास समय कुछ समय के लिए रुक जाए तो वो जिंदा हो जाएगी। अगर ऐसा तो इसमें प्राचीन बिजली चिल कबीला आपकी मदद कर सकता है। अभी शंकर आगे आए।
करण ने उन्हें देखा। आप इसमें किस तरह से मदद कर सकते हैं? आप हमारे खजाने को भूल गए, जिसमें मैं और मेरे लोग एक लंबे समय तक रहे थे। करण ने सिर हिलाया। वह तो इस बारे में भूल ही गया था। उस पहाड़ के अंदर तो समय रुक जाता है। वह जगह मंडिका के लिए सबसे बेहतरीन जगह थी। पर उसने कहा, लेकिन वो प्राचीन बिजली चिल कबीले की अमानत है, क्या आप मुझे वह इस्तेमाल करने देंगे? आप आदेश दीजिए लीडर। प्राचीन बिजली चिल कबीला भी तो आपका ही है, और हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उससे कुछ फायदा होगा, बस इतना ही काफ़ी है। करण ये सुनकर खड़ा हुआ। फिर ठीक है, मगर वह पहाड़ टेलीपोर्टे तो नहीं होगा। आसपास रहेगा तो हम उस पर अच्छे से नज़र रख पाएंगे। उस पहाड़ में एक खासियत थी, जो बुरे वक्त में लोगों को उस जगह से दूर ले जाती थी। यह अच्छा तो था, मगर अभी के लिए नहीं। लीडर अभिशंकर ने कहा, आप बेफिक्र रहिए, मैं उसमें कुछ बदलाव कर दूंगा और फिर वह टेलीपोर्ट नहीं होगा। करण ने हामी भरी। कुछ देर बाद दल के पीछे वाले इलाके में एक बड़ा सा पहाड़ नजर आया, जिसके अंदर का इलाका एक महल जैसा था। उस महल के बड़े से हॉल में एक लड़की को लेटाया गया। अब तुम इस जगह आराम करो, ठीक होने तक, करण ने कहा। फिर सबको एक नज़र देखने के बाद वह मुड़कर जाने लगा ही था। अचानक से उसके कदम रुक गए। उसने कलाई घुमाई और एक पेंटिंग को बाहर निकाल लिया। ये पेंटिंग उसी की थी जिसे मोना ने कुछ समय पहले गिफ्ट करी थी। उसने कहा था, ये पेंटिंग उसे देना जिसे आशा की जरूरत हो। करण मुड़कर मंडिका के पास आया। उसके पास उस पेंटिंग को रखकर बोला, मुझे इन सब पर विश्वास नहीं है। काश तुम अपनी आशा को खत्म न होने दो, तो इस पेंटिंग को देख लेना। मुझे नहीं पता मेरी इस पेंटिंग में ऐसा क्या है, मगर मेरी दोस्त ने कहा था इससे आशा बनी रहती है। काश ये तुम्हारे काम आए। ऐसा कहते हुए करण दूर हटा। कुछ पल उसे देखने के बाद वह सबके साथ उस जगह से चला गया। उस पहाड़ के बाहर पहुंचकर उसने पहाड़ को देखते हुए खुद से कहा, गुरुदेव, जाते जाते आप क्या कहना थे? अब उस बात का मतलब समझ आ रहा है। अंडरस्कोर।